आज 5 पॉलीक्लिनिक हैं, एक आरोग्य रथ है और एक कैनविन आरोग्य धाम है। लगभग सभी तरह की बीमारियों का इलाज वहाँ पे होता है और वो भी मात्र 100 रुपये OPD में। 20 रुपये का एक आरोग्य रथ हम चलाते हैं जो अलग अलग कॉलोनीज में जाता है, अलग अलग हफ्ते के अलग अलग दिन में, और वहाँ पे 20 रुपये की पर्ची से 3 दिन की दवा भी हम देते हैं। ब्लड टेस्ट हैं जिनकी 10-11 हज़ार कॉस्ट है, मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये में। आप MRI की बात करो, एवरेज कॉस्ट मार्केट के 8 हज़ार के आसपास है, हम 2950 रुपये में करते हैं। अल्ट्रासाउंड 3 हज़ार 3.5 हज़ार में होता है, यहाँ पे 950 रुपये में हमारे यहाँ होता है। आज तक किसी एक पर्सन का है मतलब पर पर्सन अगर बोलें मैक्सिमम बिल उसका कितना बना होगा? हमारे यहाँ लाखों में कोई बिल नहीं बनता जी। हमारे यहाँ मतलब मैक्सिमम कोई सर्जरी होती है वो 30 हज़ार रुपये में परफॉर्म होती है, 30,000। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, और मैं जो भी मंच होता है जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है, आई ऑलवेज से कि अपनी फीस थोड़ी ज़्यादा ले लो बट किसी के साथ मैनिपुलेशन मत करो। पर जब आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे तो थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रहा था, एक डॉक्टर की रील वायरल हो रही कि हम लोगों को फोर्स किया जाता है कि लोगों के बिल एक्स्ट्रा बनाओ, ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आपको जब ये सुनते हो तो आपको कैसा लगता है, क्या फील? ये वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इन विषयों पे, लेकिन आप मुझे बोलते तो ये वैसे आज स्टोरी लगभग हॉस्पिटल्स की है। जिस तरह से रास्ते के अंदर ही मरीज पड़े रहते हैं, वहीं पे उनका खाना हो रहा है गंदगी में ही गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई का भी कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता है, और इतने ज़्यादा पेशेंट आप, गलती इसमें मैनेजमेंट की भी नहीं है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। इस हालत को कैसे सुधारा जाए? दोनों ही चीज़ हैं जी, पॉलिटिकली विल पावर और हमारी अवेयरनेस। किडनी फेल होने का प्राइम रीज़न क्या है? कारण के पीछे का कारण देखते हैं, तो कारण के पीछे के कारण तो वो स्ट्रेस या टेंशन या ओवरथिंकिंग है। पर इसमें एक बात अच्छी से निकल के आई, आपने दवाइयों की जब बात की कि दवाइयों में मार्जिन बड़ा होता है, आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा इस मार्जिन पे बात कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा अरविंद भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अरविंद भाई, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ तक आए, और कैनविन फाउंडेशन में मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ कर दूँ, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ और इनके हॉस्पिटल, इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी, वो हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं था, मेरे लिए हॉस्पिटैलिटी का एक पूरा एक्सपीरियंस था। क्या टीम है, इतने एंथुजियास्टिकली काम करती है, और सबसे बड़ी दाद मैं इस बात की देना चाहूँगा कि जब मैंने आपके काम को देखा सर, तो मैं बहुत छोटा महसूस करने लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप इस पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। लेकिन बाकी तारीफ के काबिल है कि इतने कम पैसों में, इतने कम खर्च में, इतने बड़े बड़े इलाज जो गुड़गांव जैसी सिटी में दे रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? आपने एक बीच में बात कही टीम की, जी, ये सारा एक टीम वर्क है अरविंद भाई, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम काम को सेवा मान लेते हैं तो वो फिर कार्य भी कर्म बन जाता है जी, और वही कोशिश हमारी पूरी टीम करती है। और ना केवल आप तो जैसे आए थे, हमारे एक अतिथि तौर पे आए थे, हम भगवान मानते हैं जी। हम हर पेशेंट को, हर विजिटर को, आने वाले व्यक्ति को भगवान का रूप देखते हैं, और उस भाव के साथ कि हम कैसे, जो उम्मीद लेके हमारे पास आया है तो उसमें हम अपना अधिकतम प्रयास करते हैं कि उनको हम संतुष्ट करके भेजें। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि आपके पास जो भी आए उसको आप संतुष्ट करके अपने यहाँ से भेजिए जी। आप उसका काम करें या आपसे काम बने या ना बने, लेकिन वो आपसे संतुष्ट होकर आपके दरवाजे से जाना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम कैनविन फाउंडेशन में, अपनी संस्था में हम उसका प्रयास करते हैं, और जब सामूहिक प्रयास होते हैं तो निश्चित तौर पे वो सेवा फिर फलीभूत होती है, आशीर्वाद मिलते हैं, तो वो एक धाम बन जाता है जिसको हम हॉस्पिटल को कैनविन आरोग्य धाम का नाम देते हैं। क्या बात है। सबसे पहले इस पॉडकास्ट का एजेंडा सेट कर लेते हैं कि इस पॉडकास्ट में आपको जानने क्या मिलेगा। देखिए, हम बार बार, देखिए ये जो स्वास्थ्य है ना, जो ये किसी का इलाज करना एक बड़ी थैंकलेस जॉब है। दर्द के साथ इंसान आता है और इनका काम होता है उस दर्द से छुटकारा दिलवाना, लेकिन ये बहुत ही थैंकलेस जॉब है जिसके लिए हम थैंक यू कहते ही नहीं है, और वो तब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब बहुत कम खर्चे में आपको मिलती है। तो ये क्लिनिक कहाँ पर है और एक क्लिनिक में किस किस तरह के इलाज होते हैं, उनके कितने खर्चे
यहाँ पर किस तरह की फीस है, कितना पैसा आम इंसान को देना पड़ रहा है, यहाँ पे कितने कम पैसों में इलाज हो रहा है, और एक्चुअली इनका मोटो क्या है इसके पीछे का, ये पूरी स्टोरी हम जानेंगे। और आपके लिए ये क्लिनिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि कोई भी काम जो होता है बेसिकली वो वाई से शुरू होता है कि क्यों। जी। तो मैं आपसे पहला सवाल ही पूछना चाहता हूँ एजेंडा सेट करने के बाद जी। कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। मैं अरविंद जी आपकी भी बहुत दिल से तारीफ करता हूँ। आज पूरे मैं 3 घंटे से आपके साथ हूँ। मैंने आपको बहुत ऑब्जर्व किया कि आप भी अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं जी। और इसलिए आपने हर चीज़ को ऑब्जर्व भी किया, उसको इमोशनली कनेक्ट किया आपने हर जगह जी। और जहाँ तक वाई की बात है, मैं अरविंद जी आपसे ही पूछता हूँ या आपके व्यूवर से पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि हेल्थ हमारी सबसे पहली नेसेसिटी है? जी बिल्कुल है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई घर में एक रोगी होता है तो उससे सारे घर की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है ना? हमें मान लो घर में कोई हमारा मेंबर बीमार होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, कहाँ पे अच्छा इलाज हो सकता है, कम पैसे में हो सकता है, पॉकेट पे वजन कम पड़ेगा, या मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई अननेसेसरी टेस्ट तो नहीं लिख दिए जाएंगे, अननेसेसरी मेरे साथ कोई ऐसा कोई मैनिपुलेटेड बिहेवियर ना हो जाए। तो ऐसे ही पर्सन सारे मेरे दिमाग में भी आते थे जब मेरी माताजी को 2015 में कैंसर हुआ। और मेरी माताजी को हमने नज़दीक से बहुत मतलब इमोशनली उनके साथ रहे हम। हर बच्चे का अपनी माँ से होता है, बट मेरे पिताजी के पास जाने के बाद जल्दी चले गए थे वो, तो मेरी माँ ने ही मेरे पिताजी वाला रोल अदा किया। तो उन माताजी को जिनको कभी हमने बुखार में भी नहीं देखा और एकदम पता लगता है कि 4 स्टेज लंग कैंसर है, तो फिर एक थोड़ा सा ज़्यादा एकदम जैसे ज़िंदगी रुक गई थी हमारी। तो उस दौरान 15 से 18 तक 3 साल में माताजी के साथ रहा। और जहाँ तक हम पिछली बचपन से स्टोरी को ऐड ऑन बाद में करेंगे आपकी इसमें, लेकिन बचपन से ही कुछ ऐसा था कि लाइफ को कुछ मीनिंग देना है, तो कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो, अच्छा करें। बस सर्च नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या करें। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर माँ ने एक मिशन के तौर पे हमें दिया। और जब माताजी दिसंबर 2018 में प्रभु के पास चली गई तो उन्होंने हमारे को एक जीवन का उद्देश्य दिया जिसको हमने कैन विन फाउंडेशन का नाम दिया जी। और कैन से कैंसर और विन से विन जीत सकते हैं हम, तो इससे बाहर आ सकते हैं। इस नाम से हमने इसकी शुरुआत की और बाद में देखते ही देखते वो हमारे इंस्टीट्यूट एक विचार बन गया कि हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, आई कैन विन। तो एक वो मिशन से एक विचारधारा बन गई और अभी हम प्रयास करते हैं ना केवल कैंसर, हम किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से, हम किसी भी तरह से किसी भी एक रोगी के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें, उसको उस बीमारी से बाहर निकाल सकें। तो मुझे लगता है कि हमारे उस मिशन को सार्थकता मिलती है। और मुझे भी अभी यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 7 साल पुराने जब हमने संस्था की शुरुआत की थी, तो आज देखते ही देखते आज कोई भी विषय हो उस विषय में आज शहर का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। करीबन 3.5 लाख परिवार, 3,59,000 परिवार हमारे से सेवा लाभ ले चुके हैं। करीबन 8.5 लाख से ज़्यादा OPD हमारी हो चुकी हैं। और यदि हम 2 लाइनों में बात करूं तो मैं आज 5 पोली क्लिनिक हैं, एक आरोग्य रथ है और एक कैनविन आरोग्य धाम है। तो लगभग सभी तरह की बीमारियों का इलाज वहाँ पे होता है और वो भी मात्र 100 रुपये OPD में। तो जब शुरुआत हुई थी तो मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे जैसे समस्या थी तो ये मेरी अक्सर लाइन होती है कि जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है और जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतने ही सच्चे अच्छे गहरे प्रयास हमारे होने चाहिए। वो करते गए, बस धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ रहा है। तो बस ऐसा ही अच्छा लगता है कि वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनका वाई तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये मैंने क्लिनिक घूम के भी, इनका हॉस्पिटल घूम के भी मैंने महसूस किया। कई बार हमारे दिमाग में मिथ होता है कि क्योंकि पैसे बहुत कम लिए जा रहे हैं तो क्या मशीन्स आउटडेटेड तो नहीं है या पुरानी तो नहीं है या हमें इलाज तो सही से मिलेगा। इसका जवाब मैं आपको एक लाइन में देता हूँ और फिर मैं डॉक्टर साहब से भी यही सवाल पूछूंगा, वो डिटेल में आपको बताएंगे। बट एक लाइन में जवाब ये है कि इनके पास ऐसी मशीन्स हैं जो कि इंडिया में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में भी रेयर हैं। अब ये सवाल का जवाब इनसे ले लेते हैं। जैसे एक मिथ है सर, इसको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बर्स्ट करें कि आपके हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं उन मशीन्स
के बारे में डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ आप बताएं जी 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 कि कौन कौन सी टॉप क्लास मशीन्स हैं जी 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 आपके पास। एक्चुअली क्या था कि ये हमारा एक इमोशनल, एक बेबी बोलते हैं ना, इमोशनल एक हमारा मिशन था। जी। तो हमें अफोर्डेबल हेल्थ के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। इसको एक वर्ड में हम बोले तो अफोर्डेबल हेल्थ शुड बी एक्सेसिबल, अप्रोचेबल एंड अफोर्डेबल फॉर एवरी कॉमन मैन। तो ये हमारा एक मिशन है। तो उस मिशन में जब हमने इसको रेट को ऑप्टिमाइज करना था, तो एक प्रश्न लोगों के मन में ना आए या और हॉस्पिटलों के मन में ना आए कि इनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी। तो इस बात का हमने शुरुआत से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और मैं मेरी विंटस कंपनी का और उनके सारे साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनकी CSR एक्टिविटी ये के तहत ये चलता है। तो मैंने शुरुआत से ये कोशिश की कि इक्विपमेंट्स में कोई कमी हमारे यहाँ पे ना हो। तीची वो हमारी डायलिसिस की मशीनें हैं, ये वर्ल्ड क्लास, जो भी आप जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी की आप बात करते हैं। मॉड्यूलर OT हमारे यहाँ पे 3 हैं, MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, आपके अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, और जितने भी आई की बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, डेंटल चेयर्स हैं, आप ENT डिपार्टमेंट हैं, ये सारे प्रोसीजर्स, स्किन के प्रोसीजर्स हैं। तो ये सारे हमारे मतलब वर्ल्ड क्लास मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि मैन और मशीन और आपकी मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ ज़रूरी होती हैं एक हॉस्पिटल के लिए या कोई भी मिशन के लिए। तो मैन, मशीन, मोटिवेशन, ये तीनों में हमारी पूरी एक्सपर्टाइज है। और जी वो मैन पावर हमारी एक रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आप इमोशनल है, और या मशीन्स हैं वो हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की हैं। और मोटिवेशन, जब हमारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमारे डॉक्टर्स को, टीम को, तो अपने आप में फिर नई ऊर्जा हमारे को मिलती है। तो उस चीज़ की हमें कमी नहीं रहती। बट देखते ही देखते जब हमारी शुरुआत को और यहाँ तक की जर्नी को देखते हैं हम, तो मुझे याद है वो दिन भी जब मैंने इसकी बात कही थी कि इसकी हम एक हॉस्पिटल या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं। तो मेरे दोस्त मुझ पे हंसते थे कि तेरे एक ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तू क्या ही कर पाएगा, या इससे कुछ नहीं होना, तो अपना धंधा और ख़राब कर लेगा, इसके चक्कर में घूमता रहेगा। या मुझे पे घर वाले भी हंसते ही थे जब मैंने कहा, जब पॉलीक्लिनिक हमने ओपन किया तो 4 दिन कोई पेशेंट नहीं आया। तो मैंने मेरी वाइफ को ही कहा कि तू चल यार एक बार क्लिनिक पे दिखा ले। तो कहती मुझे क्या दिखाना, मैं तो ठीक हूँ। फिर मैंने कहा तू 100 रुपये की पर्ची कटवा ले, तू पहले 4 दिन से कोई नहीं आया। तो मजाक उड़ाते थे वो सभी। तो वो क्या होता है जब आप, मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ भगवान ही ऐसा है कि जो शक्ति देता है या रास्ता बनाता है। अब मैं कहूँ कि मैंने किया या मेरी टीम ने किया, बट वो रास्ता बनता चला गया। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की थी, उसी के जस्ट बाद फिर कोरोना की लहर आई। तो उस दौरान से फिर एक बहुत काम किया कोरोना में। फिर एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, आपको फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, तो आप और ज़्यादा काम करते चले जाते हैं। तो इन 22 तरह से सफ़र रहा, और आज देखते ही देखते मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक लोगों ने भी आशीर्वाद दिया है। और ना केवल कैनविन फाउंडेशन में, जहाँ तक हम बात करते हैं, करीबन 54 हॉस्पिटल से हमारा टाई अप भी है। तो 20 रुपये का एक आरोग्य रथ हम चलाते हैं, जो अलग अलग कॉलोनीज में जाता है, अलग अलग हफ्ते के अलग अलग दिन में। और वहाँ पे 20 रुपये की पर्ची से 3 दिन की दवा भी हम देते हैं। तो मैंने सोसाइटी के हर कॉर्नर में जब भी लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, तो उसको फैसिलिटी कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से मिले, इसका प्रयास किया। झुग्गी झोपड़ी में 20 रुपये की OPD से काम होता है। जहाँ 100 रुपये कोई खर्च कर सकता है, तो उसके नियर बाई पॉलीक्लिनिक है। 100 रुपये में पॉलीक्लिनिक पे आप सारी तरह की OPDs होती हैं, 17% डिस्काउंट पे दवाएं मिलती हैं। ब्लड टेस्ट मात्र 30% की कॉस्ट पे होता है, जिसमें हम 1100 रुपये का एक हेल्थ शगुन बोलते हैं, जिसमें ब्लड यूरिन के सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें 82 टेस्ट होते हैं, विटामिन D और आपके सारी तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं सारे वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा भी और ब्लड टेस्ट हैं जिनकी 10-11 हज़ार कॉस्ट है, मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये में। आप MRI की बात करो, एवरेज कॉस्ट मार्केट के 8 हज़ार के आसपास है, हम 2950 रुपये में करते हैं। अल्ट्रासाउंड 3 हज़ार 3.5 हज़ार में होता है, यहाँ पे 950 रुपये में हमारे यहाँ होता है। आप CT स्कैन की बात करो तो 1500 से 1700 रुपये के बीच में दो अलग अलग तरह के CT स्कैन होते हैं, जो मार्केट कॉस्ट करीबन 4-4.5 हज़ार रुपये है। मतलब हमने वॉल्यूम क्रिएट करके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर दिया। इसमें कोई हमारा वही
बहुत कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब यूजर्स बढ़ेंगे तो उसके रेट हम कम कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से कोशिश की कि जिस टाइम पे शहर में डॉक्टर नहीं होते, जिन आवर्स में नहीं होते, ओड आवर्स की बात करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, मिड नून, आपके लेट इवनिंग, संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, जब कहीं डॉक्टर नहीं होते, तो हमने कोशिश की कि हमारे यहाँ पे डॉक्टर मिले। बढ़िया। जब आप नाइट के टाइम कहीं भी MRI CT स्कैन नहीं होता सिटी में, ओल्ड गुड़गांव की मैं बात करूं, तो हमने टेक्नीशियन हायर किए। रात के टाइम भी हमारे यहाँ पे सेम रेट पे रात को MRI CT स्कैन होता है। बढ़िया। तो मतलब मैंने शहर की बड़ी समस्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उस पे काम करने की कोशिश की। अब मान लो पॉलीक्लिनिक्स पे किसी का ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो आरोग्य धाम पे आता है। अच्छा। तो वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी होने की वजह से सारे तरह के डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसमें भी मॉर्निंग आवर्स में अलग हैं, इवनिंग आवर्स के अलग हैं, 24 आवर्स की इमरजेंसी है। तो मतलब उसको ट्रीटमेंट मिले। और मेरा जब हम बचपन में थे तो हम देखते थे कि 100 रुपए की पर्ची में सारा इलाज हो जाता था गांव में। सही बात है। तो मेरे को कहीं ऐसा लगता था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, 100 रुपए की पर्ची कटे और 200-300 की दवा हो, 400 में बंदा टन टनाटन हो जाए। तो ऐसे मैं ऐसा डॉक्टर को बोलता था। बट जब कोशिश करते हैं तो कुछ संभव होता है। और अभी मैं देख रहा हूँ तो ना केवल इलाज, मतलब एक भरोसे के साथ इलाज होता है कि हाँ, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको ये भरोसा होता है, उसकी आंखों में ये एक विश्वास होता है कि यार मैं पैसे लाया नहीं लाया, मेरा इलाज जरूर हो जाएगा। तो वो भरोसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत बनता है। बिल्कुल सही बात। और मैं कई बार फील भी करता हूँ, ये मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। तो लोगों के चेहरे पे वेटिंग होती है तो भी लोग आराम से बैठ के एक ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ इलाज करवाते हैं कि यार हमारा बच्चा इलाज कर रहा है मेरा। क्या बात। तो वैसे ही थोड़ा सा रहता है। नहीं, ये चीज़ मैं देख के आया हूँ बाय द वे। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ इस चेयर पे बैठा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पूरे 2 घंटे तक उस हॉस्पिटल में रहा हूँ। ये डायलिसिस की जिसकी बात करें, आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे प्रिय पूजनीय महाराज है, उनका भी डायलिसिस होता है। जी बिल्कुल। वही डायलिसिस की इनफैक्ट आई थिंक उस स्तर की जो मशीन्स हैं, 8 से 10 मशीन्स इनके हॉस्पिटल में ऑलरेडी हैं। मैंने खुद इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात की है, मैंने देखा है, वहाँ पे पेशेंट से भी बात की है। और मैं आपको ये क्लैरिटी देता हूँ कि जो डायलिसिस ये करते हैं, मार्केट में सर उसका प्राइस कितना है जो डायलिसिस? 4,500 हजार के होता है। और आप कितने का करते हैं? 1650 रुपये। आप सोचिए कि आधे से भी कम रेट है। आप अंदाजा लगा लीजिए। और गुड़गांव जैसी सिटी में बात कर रहा हूँ, ये गुड़गांव है, ये बिहार या यूपी का कोई शहर नहीं है, ये गुड़गांव की बात हम कर रहे हैं। दैट्स अ बिग डील। और सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लोगों को पता लगे कि ये हॉस्पिटल वैसे इन्होंने बताई दी है 2019 में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं इनसे ही पूछूंगा, जब हम घूम रहे थे हॉस्पिटल में तो आपने मुझे एक डेंटल मशीन दिखाई थी जो कि बहुत ज्यादा एडवांस थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, ये हमने वैसे कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत 2019 में की थी। बस हमारा ये आरोग्य धाम, इसको हम हॉस्पिटल नहीं बोलते। तो ये हमारा 2023 में 14 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई जी। और महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से इनकी शुरुआत हुई। हमारे स्वामी धर्मदेव जी के आशीर्वाद से शुरुआत हुई। सुधा बहन जी, हमारे आदरणीय बहन जी MP साहब यहाँ पे XMP, उनके आशीर्वाद से हुई जी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो डायलिसिस मशीन की, ये फुली डिजिटलाइज मशीन है जो जहाँ पे सारी चीज़ बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड डिजिटल रखा जाता है, सारी चीज़ें। और साथ साथ जो भी हमारे टेक्नीशियंस या जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, वो मैं भी आपको ये बात बताना चाहता हूँ अरविंद भाई और आपके व्यूवर्स को भी, जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स होते हैं जिनका लाइफ को लेके कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, तो हमारे उस आरोग्य धाम में और पूरे कैनविन में करीबन 122 डॉक्टर ऑन रोल हैं। क्या बात। उसमें 122 डॉक्टर्स में से करीबन 35 डॉक्टर्स हमारे रिटायर्ड डॉक्टर्स काम करते हैं, जिनका रिच एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत कम पैसे में इलाज किया हुआ है, जिनको 100 पेशेंट रोज देखने की हैबिट है, जिनको कोई पैसा नहीं कमाना ऊपर का, कोई वो अपना टाइम अच्छे से पास करना चाहते हैं। तो हमने हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को, एक एनर्जेटिक डॉक्टर को, उन दोनों को साथ जोड़ के काम किया, जिससे आज नया क्या चल रहा है वो भी हमारे साथ है और एक्सपीरियंस भी साथ है। तो भावनात्मक तरीके से फिर वो लोग एक साथ जुड़ के काम करते हैं। अब जो CBCT OPG मशीन की बात कर रहे हो डेंटल में, तो उसमें हमारी पूरे जबड़े की स्कैनिंग हो जाती है और दैट इज़ वेरी एडवांस मशीन। एडवांस डिजिटल हमारे एक्सरे होता है कि आप दांत पे लगाओ उसका एक्सरे हो जाता है। इवन आई कैन से कि NCR में, पूरे दिल्ली NCR में जो कोई डेंटल का ट्रीटमेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी जगह, तो वो हमारे यहाँ अबाउट 40% कॉस्ट में वो काम हो सकता है।
आजकल बहुत कॉस्टली इलाज दांतों का हो गया है। आपको मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए आप डिलीवरी की बात कर लीजिए, मात्र 11,000 रुपये में डिलीवरी हमारे यहाँ होती है, 21,000 में सिजेरियन होता है, और कन्या के जन्म पे 2100 रुपये का कन्यादान हम देते हैं वहाँ पे। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये एक हमारा है, वो सारा इमोशनल कनेक्ट है, और वो एक मिशन का हिस्सा है कि किसी को भी यदि कोई तकलीफ मेडिकली होती है तो उसकी जुबान पे पहला नाम कैनविन का आना चाहिए कि चलो वहाँ है। और हम ये टैगलाइन बोलते हैं कि चिंता क्यों करनी है, अपना कैनविन है ना। तो ये लोगों के दिल दिमाग से निकलती है, एकदम से निकलती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि उस दिन फिर हमारा कैनविन का मिशन कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ता है। और आज वो स्थिति गुरुग्राम में है, जो गुड़गांव में रहने वाले लोग जानते हैं कि एटलीस्ट वो एक अंधविश्वास या एक गहरा विश्वास वो कैनविन फाउंडेशन पे करते हैं कि यह एटलीस्ट वो गलत नहीं होगा। गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, बट वो इंटेंशनली नहीं होता। करेक्ट। क्योंकि मेडिकल फील्ड है, हर केस अपने आप में एक स्पेशल केस है, हर दवा हर मरीज पे काम नहीं करती है, डॉक्टर का इलाज दूसरे हर मरीज पे सेम काम नहीं करता। बट एटलीस्ट सेम क्या है, वो हमारे 4 सूत्र हैं हमारे कैनविन फाउंडेशन के, संस्कार, समर्पण, संगठन और सेवा। ये हर व्यक्ति में, हमारे यहाँ हर काम करने वाले सच्चा साथी में, उनको हम काम करने वालों को सच्चा साथी बोलते हैं, उन सभी में ये कूट कूट के भरी है। और वो संस्कार हैं, वो समर्पण है, वो काम को सेवा मानते हैं, संगठित तरीके से कार्य करते हैं। तो आई थिंक यही हमारे को ऊर्जा मिलती है इन सारी टीम स्पिरिट से, और आगे बढ़ते हैं। तो विषय कोई भी हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके प्रति कार्य करें। आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, और होना भी चाहिए। जीवन है, स्वार्थ हमारे लिए जरूरी है, बट साथ साथ हम उसको परमार्थ के तरीके से स्वार्थ करेंगे तो हमारे जीवन को भी कहीं ना कहीं एक मीनिंग मिलेगा, और हम दूसरे के जीवन में भी मीनिंग ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल, ये कितनी बढ़िया बात बोली, और रिपीट करके आपको सुननी चाहिए। स्वार्थ बुरा नहीं है जब उसके साथ परमार्थ जुड़ जाता है। हाँ जी। सो थिंक ऑफ इट। और ये सब बातें वो कैसे सुनोगे, जब एक्सपीरियंस लोग आपसे, जब उनके पॉडकास्ट सुनोगे, बात सुनोगे पूरी, तब आपको समझ में आएगा। कुछ मिथ्स के बारे में और कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में और बात कर लेते हैं। जनरली जब हम बैठते हैं आपस में बात करते हैं तो बहुत बार ऐसे बोल देते हैं लोग कि डॉक्टर, वकील और ये सीए हमारे घर का होना चाहिए, अदरवाइज वो लूट लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बिलिंग बहुत होती है। तो मैं ये मिथ भी डॉक्टर साहब से तुड़वाता हूँ। आज तक किसी एक पर्सन का, मतलब पर पर्सन अगर बोलें, मैक्सिमम बिल उसका कितना बना हुआ है? हमारे यहाँ लाखों में कोई बिल नहीं बनता जी। हमारे यहाँ मतलब मैक्सिमम कोई सर्जरी होती है वो 30,000 रुपये में परफॉर्म होती है, 30,000। मतलब करीबन हमने 1700 सर्जरीज यहाँ पे पिछले 3 सालों में की हैं। और मतलब किसी भी सर्जरी का बिल हमारे यहाँ 30,000 नहीं, 30,000 से ज़्यादा नहीं होता। उसमें मान लो कोई आपको कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड हुआ, कोई आपकी कोई चीज़ ऐड हुई, कोई मान लो कोई घुटने की सर्जरी होनी है, उसका कोई पार्टिकल कोई आया बाहर से, आँख के लिए कोई लेंस आया, उसकी जितने रुपए का आता है उतने की एडिशनल बिलिंग होती है। यदि उसको भी ऐड कर लें तो 70-80,000 से ऊपर कोई बिल हमारे यहाँ नहीं बनता। और एक दिन का स्टे का बिल हमारा 2,000 रुपये पर रूम का है, और आईसीयू का 3850 रुपये का है, जो मार्केट में छोटे से छोटे हॉस्पिटल का भी 10,000 से कम नहीं है। जो निक्कू का बिल है हमारा वो भी करीबन 3800-3700 रुपये पर डे का है, जो बाहर करीबन 15,000 रुपये पर डे का होता है। तो मतलब मकसद ये है कि एक पैसा कमाना मकसद है ही नहीं कि एटलीस्ट वो अपने आप चले, ऐसा कुछ हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कम पड़ते ही हैं पैसे, क्योंकि 100 रुपये पर्चे में हो नहीं सकता। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड एंड विंटर्स कंपनी कि वो जो कुछ कम पड़ते हैं वो भगवान अपने आप भेज देता है, वो अपने आप वो गाड़ी चल रही है। बट जहाँ तक आपने बात की डॉक्टर, सीए, वकील की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन की जरूरत होती होगी, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं हॉस्पिटलों के। मैं कभी किसी के बारे में ऐसा कमेंट नहीं करता। और ये मैंने जब कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत की थी तभी ये मिशन का हिस्सा था मेरा कि मैं अपनी लकीर को बड़ा खींचने का काम करूंगा। मैंने आज तक किसी भी हॉस्पिटल और डॉक्टर के बारे में कभी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी, इसलिए शायद अभी तक बहुत लोग मुझे जानते भी नहीं है कैनविन फाउंडेशन को, क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कोई नेम और फेम के लिए काम नहीं हुआ, ये एक सच्ची सेवा हो उसके लिए काम हुआ। तो मुझे लगता है कि आजकल डॉक्टर बनते हैं तो 30 साल उम्र लगती है उसकी, उसके इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं,
तो डॉक्टर की फीस भी कोई 1000-1200-1500 ले रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक आम आदमी नहीं दे पा रहा, ये तकलीफ का विषय है। ट्रू। ठीक है, अब उसके लिए मिशन है कि वो हो, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। अब मतलब यदि आप बात कर रहे हो तो मैं प्रैक्टिकल बात ही करूंगा उसको मैं ना करूं तो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जो अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, और मैं जो भी मंच होता है जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है तो आई ऑलवेज से कि अपनी फीस थोड़ी ज्यादा ले लो, बट किसी के साथ मैनिपुलेशन मत करिए। ट्रू। किसी के साथ आत्मा से मत खेलो आप। ट्रू। किसी को आप कुछ तिल का ताड़ बनाते हो, आप छिपकली का मगरमच्छ बनाते हो, एटलीस्ट वो मत बनाओ आप। ट्रू। ट्रू। क्योंकि आप किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। ट्रू। और सबसे बड़ी तकलीफ का विषय भी यही लगता है मुझे आज, जो समाज कहीं गलत दिशा की तरफ जा रहा है, कि हम अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं रहे अरविंद जी। सत्य वचन। आज मतलब बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है। और कोई आप कहीं भी जाओ, आप कहीं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको जितने पैसे मिल रहे हैं आप उतना काम नहीं कर रहे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने बॉस के बारे में पीछे से गलत बात कर रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हो। आप एटलीस्ट प्रोफेशन तो हमारा धर्म है, अपने कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप कोई भी धर्म की बातें कर लो, सनातन की बातें कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि आप यदि कर्म में आपकी ईमानदारी है तो ये सबसे बड़ा धर्म है आपका। इसको हमने जिया भी है जी, जिया भी है इसको हमने। और ये मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं आज के ज़माने में थोड़ी थोड़ी सही सत्य की तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है कि यार मेरे वकील भाई, सीए भाई, और जब भी डॉक्टर्स की बात करी या एजुकेशन की बात मैं करता हूँ, तो इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप अपने फीस लीजिए, अच्छी लीजिए, लेकिन आप अपने क्लाइंट के प्रति, अपने पेशेंट के प्रति तो वफादार तो हमें होना ही पड़ेगा। जितने जितने आप ईमानदार हैं, आपको क्या लगता है कि आप इतनी ईमानदारी आपने किसी में देखी? क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन है जो इतना ही अच्छा काम कर रहा हो इस इंडस्ट्री? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद भाई, ये मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, ये एक सात्विक और सनातन सत्य है। आज हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, मैं आपको ये बात दोबारा पीछे लेके जाना चाहता हूँ 15-20 साल पहले। आपने भी देखा होगा अपने घर में, हमारे यहाँ कुत्ते की रोटी निकलती थी, गाय की रोटी निकलती थी, चींटी को आटा हम डालते थे। हम कुछ न कुछ छोटे छोटे काम करते थे जो धर्म के ऐसे हों, जो देने की सोच वाले काम होते थे। घर में कोई आता था, घर में कुछ होता या नहीं होता, बट उसका सम्मान पूरा होता था। सत्य। ठीक है ना? तो ये हमारी संस्कृति ही है जो हमें बता रही है। बट थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि हम जो ज्यादा लॉजिकल हो गए हैं वो इनसे दूर चले गए हैं। तो इसको डिस्कवर करने की जरूरत है, अनकवर करने की जरूरत है, जो कैनविन फाउंडेशन प्रयास कर रहा है। बाकी हमने कुछ अलग नहीं किया। और जहां तक आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी उसी भावना के लोग ही हैं। तो कोई वो मैंने पैदा तो नहीं किए, तो मतलब वो हैं, बट उनको या तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या वो कहीं ना कहीं जो चमक चांदनी है उनमें पीछे जाते जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना समाज की भी यदि मैं कहूँ ये है कि ये नहीं है कि ईमानदारी कम हो रही है, बेईमानी हावी हो रही है। वो 2% है, 5% है। तो 90% जो ईमानदार लोग होते हैं या सही लोग होते हैं उनको दबा दिया जाता है, और फिर वो लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि उसको दबा दिया जाता है। तो अच्छाई का कम होना इज नॉट कारण, बुराई का हावी होना इज द दिक्कत। तो वो वाली चीज को हमें थोड़ा सा देखना है, और इसकी बात जब भी हो सकती है जब हमारी लकीर अच्छाई वाली बड़ी होगी। आप देखोगे कई कहते हैं कि आपका मन कर गया अरविंद जी कि मुझे भंडारा करना है यार, भंडारा करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी इनकम तो 20,000 है, भंडारा 25,000 का होगा महीने का, मैं कर नहीं पा रहा। लेकिन आपकी यदि श्रद्धा है, आप करना ही चाहते हो, तो ये बहुत ईजी है। आप एक मुट्ठी आटा लीजिए और कीड़ी के पास, किडनाल के पास जाइए और आप वो आटा डाल दीजिए, हो गया भंडारा। 500 जीवात्माओं को आपने खाना खिलाना है, तो उसके अंदर भी जीवात्मा ही है। वाह। तो वो तो आटा तो 5 रुपए का लगा। तो मतलब दिस इज आवर कल्चर, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन हमें सिखाता है। इसलिए जहां हम पेड़ पौधे में भी भगवान देखते हैं, जीव जंतु में भगवान देते हैं, हर इंसान में भगवान देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को बोलते हैं, तो ये चीजें हमारी हैं, बट इन पे हमें वापिस आना है, इनको हमें जीना है।
और मॉडर्न लाइफ में होते हुए जीना है कि हमें ये नहीं है कि भी हम कहीं मॉडर्नाइजेशन भी ना रखें, हाँ, उसके साथ हम अपने कल्चर को भी डेवलप रखें। क्या बात है। तो ये आप बोलते बहुत अच्छा है भाई, द वे एग्जाम्पल भी बड़े अच्छे देते हैं, ये मानना ठीक पड़ेगा। है। पर जब आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे तो थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे एक रील वायरल हो रहा था, एक डॉक्टर की रील वायरल हो रही थी कि हम लोगों को फोर्स किया जाता है कि लोगों के बिल एक्स्ट्रा बनाओ या फिर लोगों को भरो या उनके बेड डेज बढ़ाओ, ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आपको जब ये सुनते हो तो आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग आती है? ये वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इन विषयों पे, लेकिन आप मुझे बोलते तो ये वैसे आज स्टोरी लगभग हॉस्पिटल्स की है ना? ये एक ब्लैक साइड है हमारे फील्ड की। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, मान लो आप परसेंटेज कुछ भी मानो, अब उसका भी रीजन है। मैं उनको हॉस्पिटल्स को भी इसके लिए वो नहीं मानता, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है अरविंद भाई। ओके। आप गुड़गांव जैसे शहर में आप हॉस्पिटल की बात करोगे तो कितने खर्चे होंगे। और आपको जो लोग बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल वाले काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 60% हॉस्पिटल आज लॉस में है गुड़गांव में। ओके। 70%। ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कोई चारा ही नहीं बचता कि आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ना करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो ना करोगे ना आप, और आप ईमानदारी से इलाज करोगे तो आपके पास पेशेंट और उससे ज्यादा आएंगे। आपको करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा 2 4 6 महीने आपको पेशेंस रखना है बस। 6 महीने आप अपने एथिक्स पे रहो, और आटे में नमक जितना आप कर रहे हो कोई बात नहीं है। तकलीफ तो जब है ना, जब नमक में आप आटा मिला रहे हो। वाह, सही बात। तो समस्या वो है। करेक्ट। आटे में नमक तो हर जगह होता ही है। मैं कहूं कि मेरे यहां भी नहीं होता, ये होता ही होगा। मैं कहूं कि मैं डॉक्टर को किसी को बांध सकता हूं, वो लिखते हैं जी एमआर दवाई देके जाते हैं, वो लिखते हैं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं तो भी नहीं होते। 10-20% दवाइयां ऐसी भी लिखी जाती हैं जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बट वो कहीं चल जाता है। लेकिन आप कहो कि जी यार बंदा चला गया फिर भी 2 दिन वेंटिलेटर पे है, उसका बिल बढ़ रहा है, आपने देखा जी इसका इंश्योरेंस 25, 30, 50 लाख का है, तो जी कुछ भी ऐड कर दो इसमें। जो ये चीजें जो है ना, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। ये आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और अब मैं क्यों किसी को ज्यादा वो करूं, सेव करूं? जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 2 लाइनों बात ये भी है। 2019 से आप इस फील्ड में, और आप काफी कुछ कर रहे हैं, हाँ। करना चाह रहे थे और आपने किया भी है। हाँ। यानी अब एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा खासा है, 6-7 साल आपको लगभग हो गए। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है हमारे हेल्थ सिस्टम की? देखो, सबसे पहली बात तो जो मैंने बोली कि ईमानदारी की कमी आई है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आज डॉक्टर्स भी आप देखते हैं वो प्रोफेशन के प्रति उतने ईमानदार नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं कॉमर्शलाइजेशन जो हुआ है, ये बहुत बड़ी कमी आई है। उसको आप अकाउंटेबिलिटी का भी नाम दे सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रिसर्च ओरिएंटेड जो ट्रीटमेंट होते थे, हाँ। कहीं ना कहीं वो अब साइड होते जा रहे हैं। जैसे कि मान लो हम पहले एक बीमारी के रूट कॉज पे जाते थे, अच्छा, उस पे हम एक्सप्लोर करते थे, उस पे उसकी बीमारी को खत्म करने के लिए इलाज करने की कोशिश करते थे। अच्छा, अब वो नहीं होता। अब सिर्फ, हाँ, उसको डिले किया जाता है। समझ गया। आप एलोपैथी की बात यदि हम करें, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल विषय है, मैं बहुत कम कंट्रोवर्शियल बातें करता हूँ, बट ये चिंता का विषय है कि हमारे, मतलब मैंने हॉस्पिटलों की टॉक सुनी है ये कि ये फिर पेशेंट चला जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो हम तो पेशेंट ठीक करने में कोई काम नहीं करता। यानी कि उसको, उसकी बीमारी को डिले किया जाता है ताकि वो थोड़े साइकिल बाद वापस आए। वो तो होता ही है। आप जो क्रोनिक बीमारी जो भी है, कौन सी ठीक होती है दवाई से? आप जिसकी दवाई आपकी बंद गई, आपकी बीपी की है, शुगर की है, या किसी भी बीमारी की आप बात करिए, बीमारी ठीक कहाँ होती है? दबी रहती है बीमारी। यानी कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं होता। और हम कैनविन फाउंडेशन में, मैं बोलता हूँ, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं कि आप इसको अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, आप इसको होलिस्टिकली आप बताएंगे कि आप योगा करो, आप खान पान को अच्छा करो, डाइट को ठीक करो, इलाज तो आपका वो है। बहुत बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। और ये काफी लोग फील करते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोलने की हिम्मत करिए। और ये बहुत ऐसे निकला है, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ। नहीं, काफी लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और बात बड़े मुद्दे की है कि
एक बार अगर आप कहते भी हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि एक बार अगर शुगर की दवाई शुरू हो गई तो फिर वो जिंदगी भर चलती रहती ऑफ कोर्स ऐसा ही है। है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि आप बड़े सज्जन व्यक्ति दिखते हैं जो नहीं चाहते कि बार बार वो लोग आपके हॉस्पिटल के चक्कर काटे और आप उनको छुटकारा दिलाना चाहते हैं एकदम से ही, तो दवाइयां तो क्रोनिक इलाज नहीं करती हैं, लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी 3-4-5 हैबिट्स हैं जो वो करें तो कम से कम है ना 90% बीमारियों से दूर रह सकते हैं? देखो जी, सबको पता है, ये मैं नहीं बोल रहा कि सबको पता है, इतनी अवेयरनेस आ जाए, हमें उसके बस अपनी हैबिट्स में लेके आना है। ट्रू। आप जी वो योगा है, मैं सबसे जरूरी मानता हूँ लाइफ में, ठीक है। किसी भी चीज का रोल है या नहीं है, बट हमारी सांसों का बड़ा योगदान है। प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ये जो सांसों का विज्ञान है, प्राण वायु का विज्ञान है, ये सभी चीजों का इलाज है, तो जिस पे अब रिसर्च होती है। पहला सबसे बड़ी बात, ठीक है, योगा और प्राणायाम, ये आप कुछ करें या ना करें, बट आपको ये आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जरूर निकालना है। ठीक है। दूसरा मुझे जो लगता है, डाइट। ठीक है। हाँ, आपकी किचन ही आपके सबसे बड़ी औषधालय है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कुछ मैं कोई अलग बता रहा हूँ, दादी नानी के हमारे नुस्खे हुआ करते घर में, जो आज दोबारा से रीडिस्कवर हो रहे हैं, सारे अनकवर हो रहे हैं, तो वो सबसे पहली जरूरत है। तीसरी चीज जो हमारी ईटिंग हैबिट्स की मैं बात करता हूँ, खाना पीना जो हम खा रहे हैं, बट उसको कैसे खाना है। आप एक ही चीज अपना लो बस, कि आप शाम को 7 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाओगे जी। बस आप देखिए, आपको कोई रोग आएगा ही नहीं। उसको डाइजेशन का पूरा टाइम मिलता है। आप सुबह शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मत खाइए, बस 14 घंटे की आपको शरीर को फास्टिंग मिलेगी। बस बॉडी अपने आप हील करती है, बॉडी अपने आप अपने एक सभी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती है जी। आपकी डाइजेशन पावर बढ़ती है, आपकी डाइजेशन फायर अच्छी रहती है, स्लीप अच्छी आती है, तो सारी चीज अच्छी होंगी। बहुत आप चबा के खाइए, आप उसका पूरा रस बना के अपने अंदर लेके जाइए खाने को। तो अब ना तो चबा रहे हम, ना हमारे को हम रात को 11-11, 12-12 बजे तक खा रहे हैं। सही बात है। तो ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है। और यही है, आप खुश रहिए। सबसे जो सारी बीमारियों की जड़ है वो स्ट्रेस है। जो नेगेटिव और जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के, तो हमारे हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं। सही बात है। तो आई थिंक सबसे बड़ी औषधि वही है। और मैंने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी, इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी, यदि हम प्राणायाम करते हैं आधा घंटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे दादी नानी के नुस्खे, हाँ। तो कोई एक ऐसा नुस्खा आपको आपकी दादी नानी का याद है जो आपको आज भी बड़ा काम आता है? त्रिफला चूर्ण। क्या बात है, बताइए उसके बारे में। रात को त्रिफला चूर्ण लीजिए, सिंपल। अच्छा, ऐसा आप नवाया पानी में त्रिफला, आप क्या होता है, यदि हम आयुर्वेदा को देखते हैं, यदि हम आयुर्वेदा को, तो आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ, इन 3 चीजों के रोग होते हैं। उन तीनों चीजों को बैलेंस करने के कुछ ही चीजें हैं, जिसमें से नंबर 1 चीज मुझे लगती है त्रिफला चूर्ण है। क्या बात है। तो लेने का सही तरीका क्या? तरीका आप मतलब सोने से 15 मिनट पहले, जैसे मैं लेता हूँ जी, तो नवाया पानी में, गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच, पौना चम्मच में लेता हूँ, उसको घोल के बस पी लेता हूँ। वो बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, नींद भी अच्छी आती है। क्या बात है। तो आई थिंक। और स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करें, क्योंकि आपने कहा कि सबसे बड़ी जड़ी स्ट्रेस है, तो आपके यहाँ कोई पेशेंट आता है और आपको पता है कि इसकी जो क्रॉनिक डिजीज है वो स्ट्रेस की वजह से। भाई वो तो देखो क्या होता है, हमें भी आता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान है, मुझे भी बहुत आता है। मतलब जिस बारे में भी हम ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ दैट। अब उसके लिए मेडिटेशन, आपकी प्राणायाम, भ्रामरी, और आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। आप देखोगे कुछ लोग आपके साथ रहते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि इसमें ये कमी होगी, इसमें होगी, कमियां बताते रहते हैं, आपकी भी, औरों की भी। और आप एक बंदे के साथ रहो, बस 10 मिनट रहो कि यार बढ़िया, मजा आ गया, उसने अच्छा किया और किया, या कमी भी बहुत सेटल वे में बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा सा ये हो जाता तो और अच्छा हो जाता। तो ये संगत का बड़ा योगदान है हमारे। तो हमारी जो कंपनी है वो हमें बहुत चूज करके हमारे साथ रखना चाहिए, और यही बोलते हैं माहौल बनाना। सही बात। और यही होती है कि हम सफर अच्छे हों तो सफर अच्छा होता है। तो आपके साथ एक कार में, गाड़ी में, आधा घंटे के सफर में भी आपकी गाड़ी में आपके विचार के लोग हैं, तो वो एक सफर अच्छा होता है। तो जीवन के सफर की यदि हम बात करते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है।
तो वो यदि वो नहीं है तो आप किसी के लिए बन जाओ। जो मैं वो अक्सर बोलता हूँ। सही बात। नहीं, मुझे वो दिन याद आते हैं जब बहुत बहुत छोटा था मैं। हाँ। तो मेरे जो पिता, हम कभी घर पे कोई बीमार हो जाते थे तो हम ऐसे बोलते थे, डॉक्टर नहीं बोलते थे। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। बोले अपने गली नंबर 3 में वैद्य जी रहते हैं, चलो उनके पास चलो। और वो वैद्य जी के यहाँ जाते थे, छोटा सा कमरा होता था। पुड़िया देता हूँ, पुड़िया देते थे, ठीक हो जाते। हाँ, वो शीशियों में रखते थे वो कुछ, तो शीशियों में अलग अलग चीजें होती थी। वो सारा लुप्त हो गया। आप नहीं लगता कि क्योंकि आप बाकी बड़ा अच्छा काम कर रहे, तो हमारी जो वैद्यशालाएं हुआ करती थी उनको पुनर्जीवित करें, ऐसा कुछ? वैसे अभी मैं अपनी इन सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय मोदी जी का, और पूरा उसमें आयुष पे बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। और आप सबके व्यूवर्स का, क्योंकि जनता में ही भगवान होता है, आप आशीर्वाद दीजिए कैनविन फाउंडेशन को। अपना नेक्स्ट मिशन यही है कि हम एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक पे भी अच्छा एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर शुरू करें, और जिसमें सारी तरह की बीमारियों पे होलिस्टिक हम ट्रीटमेंट कर सकें। मैंने उसका नाम भी सोच रखा है, कैनविन होलिस्टिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम हर ऑर्गन पे रिसर्च करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी इलाज उसके लिए अच्छा हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथिक हो, डाइट से हो, उसके होलिस्टिकली एक समरी बनाएं, वो एक ट्रीटमेंट को हम डॉक्यूमेंट करें, और फिर उसको होलिस्टिकली हम ईमानदारी के साथ ट्रीटमेंट दें, जिसमें कोई फाइनेंशियल मोटिव ना हो, कॉमर्शियल एंगल ना हो। एक पेशेंट आया, उसको हमने सारी पैथी मिलके उसका इलाज कर रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर भी साथ हैं, और वो डॉक्टर भी हम अपने यहाँ तैयार करें, मेडिकल कॉलेज हो, जिसको शुरू से ही हम ये एक ट्रेनिंग दें कि आपको कॉमर्शियल कोई काम नहीं करना है, एक तो उस एंगल से नहीं करना है। तो ऐसा मैं देखता हूँ सपना एक, और भगवान आशीर्वाद दे कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ। एक जब मैं आपके डॉक्टर से बात कर रहा था, जहाँ हम डायलिसिस देखने गए थे जिस रूम में, वाकई मेरे लिए वो अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने एक बड़े पते की बात कही थी, और जो मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब बताएं आपको, कि मैंने जब उनसे सवाल पूछा था कि किडनी फेल होने का असली कारण क्या है, अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जवाब आप दें, क्योंकि आप भी वहाँ पर थे। किडनी फेल होने का प्राइम रीजन क्या है? देखो, यदि हम कारण के पीछे का कारण देखते हैं, तो कारण के पीछे के कारण तो वो स्ट्रेस या टेंशन या ओवरथिंकिंग है, क्योंकि वो आपके केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। Correct. लेकिन उसके साथ साथ जो रोग बनते हैं, वो बीपी बना, फिर पेन हुआ बॉडी में, आपने पेन किलर्स ली, तो वो जो पेन किलर्स होती हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी किडनी को करती हैं। तो आई थिंक ये हम कुछ भी हुआ उसी टाइम पेन किलर ले लिया हमने, अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम को तो हमने एक्टिव होने ही नहीं दिया। सही बात। जब पेन होता है कोई बॉडी में, या कोई भी ऐसा कोई दर्द हुआ, या तो उसमें क्या करता है बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपको फीवर आया तो वो एक्टिव होता है, और वो अपनी उस फीवर से, अपने उस दर्द से लड़ता है। हमने उसको एक्टिव होने ही नहीं दिया, उससे पहले हमने पेन किलर खा ली, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी किडनी पे होता है। आज आप देख रहे थे 18 साल का बच्चा था, 26 साल की बेटी थी, तो आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को ये रोग हो रहे हैं। और मैं, यदि हम इसकी बात करें कि केवल हम शुगर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, मैं देखता हूँ 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं। बहुत तकड़े तरीके से बीमारी फैल रही है। अरविंद भाई, आपने पूरा पॉडकास्ट कैनविन पे ही किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ जर्नी पे होता है पॉडकास्ट, तो मुझे कैनविन के बारे में ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो जाता है। लेकिन अभी तक की इसमें बताया तो मेरे दिल का दर्द निकल रहा है कि इंसुलिन, आप देखो 6-8 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, जितेंद्र वर्मा, उनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 11 साल की बेटी है, दोनों इंसुलिन ले रहे हैं भाई साहब। मतलब कितना बड़ा दर्द होगा। मतलब ये देखो, आप बच्चों आपने कारण क्या देखा? कारण उनके फादर थे। मैं अभी कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार करते तो अपनी हेल्थ को ठीक रखो। आप बोलते हैं कि आपके जेनेटिक बीमारी हुई, आप एक बात अरविंद जी इसकी गहराई में जाना, मेरे पिताजी को कोई शुगर नहीं थी, मेरे दादाजी को कोई शुगर नहीं थी, जेनेटिक बीमारी है, तो शुगर मेरे अंदर शुगर हुई, और मैंने अच्छा। क्योंकि मैंने स्ट्रेस लिया, लाइफ को अच्छा नहीं रखा, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा, खाना पीना ध्यान नहीं दिया मैंने, और मैंने अपने अंदर शरीर में रोग लगाया, शुगर का, डायबिटीज का। तो मैंने अपने बच्चों को क्या दिया? वही रोग दे दिया। और उनके बच्चों को वो क्या देंगे? रोग देंगे। उससे आगे बच्चों को क्या देंगे? मतलब मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, तो मैंने आने वाली पीढ़ियों को खराब कर दिया, रोगी बना दिया। और मैंने ध्यान रखा अपना,
तो मैं ऐसे भी केस देखता हूँ। मेरा एक दोस्त है मनीष सिंघल, उनके फादर को अपने डायबिटीज है, उनके फादर को भी डायबिटीज था, अब वो इतने मेंटेन रहते हैं अपने आप में, वो उनको डायबिटीज नहीं हुआ तो उनके बच्चों में भी डायबिटीज नहीं आया। बढ़िया। तो कहने का मतलब आप चेन ब्रेक कर सकते हो और एक चेन शुरुआत भी कर सकते हो। तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ मेरी रील्स में कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप अपना ध्यान रखो। सही बात। को बुढ़ापे में आप उनको हॉस्पिटलों के चक्कर कटवाओगे या उनको अपना काम करने दोगे। सही बात। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें और जो भी लाइफस्टाइल हमें ठीक करना है। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को नोट करने वाला, वो चाहे आप नोट कर लो। आप सर ने बोला लेकिन आपने सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं। जनरली मैं ऐसा देखता हूँ, और वो हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे समय से खाना नहीं खाते। हाँ, और जब समय से खाना नहीं खाते तो पेट में गैस बनती है, पेट में गैस बनती है तो सिर में दर्द होता है। अब सिर में दर्द होता है तो वो लोग फिर खाना नहीं खा रहे हैं और उसकी जगह वो क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या उसके साथ डिस्प्रिन को गटक लेते हैं। वो जो पेन किलर आप ले रहे हो, सेराडोन की समस्या है, सेराडोन पेन किलर जो भी आप ले रहे हो, वो आपको इंस्टेंटली तो आपको आराम दे रही है लेकिन आपकी किडनी को खराब कर रही है। और डॉक्टर साहब ने स्पेशली, मैं भी हैरान रह गया था, पहला कारण ही पेन किलर्स को बताया था, बीपी को बताया था, और जो शुगर के पेशेंट है जहाँ से किडनी के खराब होने की शुरुआत होती है, बी केयरफुल। जैसे आपने सारी चीज ऑब्जर्व बहुत की, मैंने देखा बहुत और पूरा तरीके से, मतलब बहुत लोगों को मिलता हूँ बट आपने तो माइन्यूटली ऑब्जर्व किया हर चीज को। जी जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे सर तो क्या फायदा है। इसलिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीजों में, क्योंकि हमको हेल्दी रहना है। और जैसे कि सर ने बताया कि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन हेल्दी रहेगी। कितनी अच्छी बात बोली सर ने कि वही वाली माचिस वाला एग्जाम्पल देते हैं ना कि 10 माचिस जल रही है, 11वीं हटा लोगे तो 12वीं पे आग नहीं लगेगी। अब वो आपके ऊपर है, आप रखना चाहते हो कि हटाना चाहते हो, वो वाली बात करने से ही होगा। बाकी एक और मैं आपको कंट्रोवर्शियल सवाल एक और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस फील्ड में हो और मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है। थोड़े दिन पहले काफ़ी क्रिएटर है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी क्रिएटर जो कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत दिखाते हैं। अगर आप अभी भी चले जाएँ, दिल्ली का एक फेमस अस्पताल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर उनसे गुजरने का रास्ता भी देख लें सरकारी अस्पताल का, जिस तरह से रास्ते के अंदर ही मरीज पड़े रहते हैं, वहीं पे उनका खाना हो रहा है गंदगी में ही, गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई का भी कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता है, और इतने ज़्यादा पेशेंट है। अब गलती इसमें मैनेजमेंट की भी नहीं है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। इस हालत को कैसे सुधारा जाएगा? दोनों ही चीज़ हैं जी, पॉलिटिकली विल पावर और हमारी अवेयरनेस जी, दोनों ही 360 डिग्री वर्क करती हैं। उसमें सभी संस्थाएं भी आ गई जी, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, सरकार हैं, हमारे आम आदमी हैं, सबको काम करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन है, उस पर काम होना चाहिए। हमारे गुड़गांव में भी अभी बड़ी समस्या का विषय है कि करीबन 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है, हमारे यहाँ केवल एक हॉस्पिटल है। अच्छा। और वो भी बहुत छोटी उसमें है। हाँ। तो करीबन गुड़गांव में ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 हॉस्पिटल होने चाहिए, सरकारी अस्पताल होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई विल की भी कमी होगी, बट पता नहीं क्या है, ऑफिसर्स की ऐसा कुछ है, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो तकलीफ़ के विषय हैं, और इस तकलीफ़ के विषय में मेरा दर्द आपने और ज़्यादा छेड़ दिया कि कोई बहुत ज़्यादा किसी को पड़ी भी नहीं है। सही बात है। हाँ, हर आदमी अपने बॉस को खुश करने में लगा हुआ है। अब मैं विषय से हट जाऊंगा, लेकिन आप ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हो तो मेरे दिल का दर्द निकल रहा है। नहीं, इस दिल और सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। ये जो कैनविन की भी शुरुआत थी जी, ये भी इसी दर्द को लेके हुई थी कि कोई तो आगे आए जी। सही बात। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा था, मैं सरकार को भी दोष नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे पास सरकार तो हाथ में नहीं है, लेकिन डीपी गोयल ने एक गिलहरी प्रयास तो जरूर किया, तो इसलिए एक शुरुआत हुई। और क्यों नहीं हो रहा हॉस्पिटल, क्यों नहीं बन रहा गुड़गांव में, क्यों नहीं बन सकता? सही बात है। जब रातों रात बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, सरकारी बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता? नहीं, इसमें मैं एक नमक छिड़क देता हूँ आपके जख्म पे। इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं है एक इंसान की मौत की, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी 141 करोड़ की जनता है। ऐसे लगता है लोगों को शायद कि तो कुछ लोग मर भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जान की कीमत ही नहीं है। क्या लगता है? मतलब उसको आई थिंक एक इंसान इज इक्वल टू 1 वोट है, एक वोट के बराबर उसकी कीमत है बस। और ये कोई भी है, ये
कोई पार्टी की कमी नहीं है, एक सिस्टम की कमी है। वो सिस्टम लोगों का ही है, लोग भी नहीं चाहते कुछ हो। लोग भी चुनाव के टाइम पे भाग जाते हैं। सही बात। अब सरकार के लिए यदि हम प्रायोरिटी उस चीज को रखेंगे कि जो कंडीशनल कहेगा जी मेरे यहाँ हॉस्पिटल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, रोजगार देगा, चीजें करेंगे, उसको वोट देंगे। बताओ जी, लोग कहने लग जाओ। सही बात है। सरकारों को पहले ये काम करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं जी हमें तो 2,000 रुपये अकाउंट में दे दो महीने के, हमें अनाज दे दो। अभी विषय अलग जा रहे हैं मेरे टॉपिक से, जरूरी है, जरूरी। लेकिन ये समाज का एक बड़ा दर्द है अरविंद भाई। जी जी बिल्कुल। और आज सबसे बड़ी समस्या का विषय क्या है? समस्या का विषय ये नहीं है कि सरकार नहीं कर रही, लोग नहीं कर रहे। आज समस्या का विषय क्योंकि लोग बोलना बंद कर रहे हैं। सही बात। अब बोल ही नहीं रहे लोग, कौन बोलेगा? तो आप जैसा पावरफुल इंसान झिझक रहा है, तो हमारी तो औकात क्या है? हाँ, ऑब्वियसली ऐसा है। आप बोल ही नहीं सकते तो बात कैसे बनेगी? और मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, बट सरकार को मैं इनपुट तो दूंगा ना। सही बात है। मैं कंस्ट्रक्टिव इनपुट नहीं दूंगा तो फिर आई थिंक मैं एक इंसान भी नहीं हूं। सही बात है। अब मेरे घर में कोई व्यक्ति, मैं घर का एक ओनरशिप ले रखा है मैंने, और मुझे कोई बंदा आके कहेगा, मेरा बेटा आके कहेगा पापा ये सब अच्छा चल रहा है बट ये चीज ठीक कर लो आप, ये गलत हो रही है। सही बात। तो मैं कहूँगा यार तूने ध्यान दिलाया, अच्छा थैंक यू यार, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो उसने, मेरे बेटे ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया, मुझे कंस्ट्रक्टिव इनपुट दिए। बढ़िया। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं सरकार तक मेरे कंस्ट्रक्टिव इनपुट दूं, पर वो समझे तो सही ऐसी मेंटालिटी से। एक पेचीदा सवाल और पूछूंगा आपसे, जब बात निकल ही रही है तो पूछ ही लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो एक हेल्थ माफिया तो नहीं कहेंगे इसे? सही कह रहे हो आप। हाँ, एक मेडिकल माफिया, एक हॉस्पिटल माफिया, या फिर कहें ऐसे रिच लोग, उनका माफिया इस चीज को खराब कर रहा है। देखो भाई, हम इस फील्ड में ये चलाना है हमें आरोग्य धाम, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, कल को हमारे साथ ही क्या पता क्या हो जाएगा। वास्तव में सिस्टम ऐसा ही है। आप कोरोना को क्या देखते हैं? दैट वाज ऑल फैब्रिकेटेड, दैट वाज ऑल मैनिपुलेटेड, दैट वाज फोर्स्ड, और दिस इज द स्टोरी। हर आदमी जानता है वो इस बात को, कोई ऐसा नहीं है कि दैट वाज इम्प्लांटेड। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना बीमारी जानबूझ के फैलाई गई? ऑफ कोर्स, दैट वाज चाइनीज वायरस एंड वो फैलाया गया था। आज वार जो हैं वो हथियारों के हैं, दवाइयों के हैं, जहां पे थाउजेंड्स टाइम्स प्रॉफिट्स हैं। सच बात है। जब एक कोरोना की जो वैक्सीन है वो 1300, 1200 की कीमत से, और आप 70 से 100 रुपए में लगाने लग जाते, तो फिर तो कितना टाइम्स आपका प्रॉफिट था। सही बात है, सच बात बोल दी आप। तो अब उसको क्या देखते हैं आप? चाहे वैक्सीनेशन कैंप थे या कोरोना टेस्ट कैंप्स थे। कोरोना टेस्ट बाद में कितने रुपए में हुए? 2800 रुपए में। पहले कितने में होते थे? 1200 में, 1500 में। कहाँ 2800 रुपए, कहाँ 1500 रुपए। व्हाट वाज दैट? पर इसमें एक बात अच्छी सी निकल के आई। आपने दवाइयों की जब बात की कि दवाइयों में मार्जिन बड़ा होता है, आप इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा इस मार्जिन पे बात कर लेते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा अरविंद भाई, मैं इतना चाहता हूं कि मैं जितना भी गिलहरी प्रयास कर रहा हूं उसको ईमानदारी से करूं, क्योंकि मेरे बस का और कुछ नहीं है अरविंद भाई। और ये फील्ड ऐसे हैं, आप इसकी कितने भी अंदर चले जाओ, आप ये दलदल है, आप इस दलदल में खुद फंस के खत्म हो जाओगे। लेकिन ये दलदल मतलब मेरे से तो नहीं होगी। मैं एक मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने जीवन को एक मॉडल के तरह से देखा अरविंद भाई। जो मैंने महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी, उन्होंने अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसे किए जिन्होंने उस विषय पे रिसर्च की, शोध किए, और उस पे कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। मैं, हमारे आदरणीय बहन है मेरी डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, तो मैं वो अब मेदांता हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर हैं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बहुत बड़ा नाम है वो। तो मैं उनसे पूछने लगा जी कैनविन में मुझे गाइड करिए कैसे करते हैं। तो उन्होंने, तू क्या चाहता है, तो पूरे गुड़गांव का दर्द खत्म कर देगा, तो ऐसे कर देगा, ऐसा बोलती है मुझे, बड़ी बहन है मेरी। तो मैंने कहा जी वो चाहता हूँ, मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मैं। नू बोला तू एक कॉलोनी पकड़ और एक रोग पकड़, हाँ वही खत्म कर दे। हाँ,
वो बोला एक कॉलोनी और एक रोग, हम्म, माल न्यूट्रिशन ले ले, मान ले तू, कुपोषण, हम्म, उस पे बिफोर आफ्टर करके दिखा कि तूने एक मॉडल क्रिएट किया। हम्म, एक कॉलोनी पकड़ ली, मान लो तूने राजेंद्र पारे की कॉलोनी ली और उस पे आपने काम करना शुरू किया जनवरी 2026 में। सही बात। आप टारगेट रखो कि 31 दिसंबर 2026 तक वहां का आप कुपोषण को खत्म करोगे। फिर वही करना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, मैंने कहा यार बढ़िया बात बताई। तो मैं अब कैसे देखता हूं कि गुड़गांव भारत है और इस भारत में कैनविन फाउंडेशन है और इस भारत की मेडिकल हेल्थ को ठीक करना है। ठीक है। तो एक मॉडल क्रिएट करना है हमने गुड़गांव शहर का, जहां अफोर्डेबल हेल्थ आपके पास अप्रोचेबल है ठीक है। और आप ईमानदारी से अच्छा इलाज कर रहे हो। तो आपने एक मॉडल क्रिएट किया, बस आपके जीवन की सार्थकता उतने में ही है। तो उस पे हम प्रयास कर रहे हैं और अब इम्पैक्ट आ रहा है तो और ऊर्जा मिल रही है कि हमें काम करना है। तो मैं कभी भी, अरविंद भाई आज आपने मेरे दर्द, दिल के दर्द, आपका तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं बोलने लगता हूं जब मैं कभी सोचता नहीं हूं, तो मैं अपनी बेबाकी से बोलता हूं, तो उसमें मुझे डर नहीं लगता। लेकिन ये दलदल है, इसमें मैं घुसना नहीं चाहता। बट इसमें बस मैं भगवान से रोज ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस दलदल से बाहर रखा जाए और मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं। और आज तक मैंने कभी किसी भी फील्ड के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी कंट्रोवर्शियल बात की ही नहीं, क्योंकि सबकी मजबूरियां हो सकती हैं और हो सकता है मुझे भी कभी भगवान ऐसा रास्ता देखना पड़े। मैं कहता हूं कि ऐसा ना देखना पड़े जीवन में, बट जितना हो जाए मैं धीरे धीरे इस तरह कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए मैं, हमारे यहाँ गुड़गांव में बहुत बड़े हॉस्पिटल भी है, तो मैं कई बार मुझे वहाँ गेस्ट स्पीकिंग पे जाना भी होता है, तो मैं बड़े शालीनता से अपनी बात रखता हूँ कि यार थोड़ा ईमानदारी से काम किया करो। तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि ठीक है यार अच्छा कर रहे हो आप लोग, अब जो आ रहे हैं वो इलाज करवाने आ रहे हैं, बस हो रहा है इलाज थोड़ा। नहीं, अच्छी बात है। आप बहुत ही सुलझता से जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस सुलझपन से वो दिन क्या पता आएगा कि नहीं आएगा कि जब हम ये जो हमारी फाउंडेशन है इसको कहीं कोई किताबों में पढ़ा रहा हो, इसकी स्टडी करवा रहा है। इसके लिए भगत सिंह शायद बनना पड़ेगा और शायद जान भी देनी पड़ेगी। नहीं लगता आपको? देखो मैं थोड़ा सा हर बात के विषय को गहराई से देखता हूँ जी। आज आपसे भी मैं पूछता हूँ अरविंद जी, मैं 3 नाम लेता हूँ जी। रेड क्रॉस, रोटरी और लायंस। ये 3 क्लब या एनजीओज हैं जो इंटरनेशनली काम करती हैं। सत्य। इंडिया में बड़ा अच्छा इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया तीनों संस्थाओं ने जी। वो रोटरी ने ब्लड बैंक में किया, लायंस ने किया, रेड क्रॉस ने भी किया। समाज की काफ़ी बीमारियों पे इन्होंने विजुअल डिफरेंस क्रिएट किए। अब मुझे इंडिया की कोई संस्था ऐसी बताओ जो विदेश में काम करती है। ये तीनों ही संस्थाएं इंटरनेशनल हैं, विदेशी हैं, जो इंडिया में काम करती हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन और इंडिया के स्तर पे भी जो पूरी इंडिया में काम करती हो किसी एक विषय पे, ऐसी भी मुझे कोई संस्था नजर नहीं आती। नहीं, अब आएगी एक संस्था, मैंने अभी देखी आज ही, जो जल्दी काम करेगी, वो है कैनविन। चलो जी, आपका धन्यवाद, आपने ऐसा बोला। और कारण है उसका, क्योंकि देखो ये भले ही खुल के बोल नहीं पा रहे हो, इनके मन की टीस है, क्योंकि इन्होंने किसी को खोया है और वो जिनको इन्होंने खोया है वो इनके दिल के इतने करीब थी कि शायद उससे बड़ा गम तो इनको अब क्या ही लगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है ना सिर्फ इस पे बात करने का, इस पे बोलने का, कि स्वास्थ्य, ये शरीर और बीमारियों से छुटकारा हमारा प्राइमरी हक है। और कब तक हम इसके ऊपर भी काम नहीं कर पा रहे तो फिर कब करेंगे? आज नहीं कर पा रहे तो कब करेंगे? और एक शुरुआत कैनविन की तरफ से हमारे सर ने की है, तो साथ देना तो बनता है। और बहुत अच्छी बात है कि ये तो काफी साल से कर रहे हैं, 5-6 साल से कर रहे हैं। अभी खान सर भी सामने आए हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। ऐसे ही बदलाव आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बदलाव आएंगे जब सिटी टू सिटी अलग अलग लोग निकल कोलैबोरेट करेंगे, तब जाके मामला बनेगा। नहीं, अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं ऐसी बात करता हूँ, जैसे टाटा ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया कैंसर पे जी। हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जी। आज मैं विंटर्स में भी अक्सर ये बोलता हूँ कि यार खूब सारा पैसा कमाओ, अब खूब सारा काम करेंगे समाज का। आज तक कोशिश की मैंने कि किसी भी तरह का CSR अलग कंपनी का ना लूं, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है। सही बात। बेईमान कहलाने से डर लगता है। और लोगों का ऐसा है कि
जो भी बंदा आगे बढ़ रहा होता है किसी भी काम में, जी। उसकी टांग खींचने का काम सबसे पहले होता है। सही बात। तो मुझे नवीन भाई के मिशन में या मेरे इस प्रयास से कोई बेईमानी या बदनामी ना हो, इससे बहुत डर लगता है, सच्चाई में बताता हूँ। तो इसलिए मैंने कभी किसी का कोई फंड ऐसा लिया नहीं कंपनियों का। लेकिन जब तक वो फंड का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जो कंपनी सीएसआर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का सीएसआर होता है या ऐसा कुछ हो, तो करना तो बहुत ही आसान है। तो अब दोबारा से ये अवेयरनेस आ रही है कि जो बड़ी कंपनीज हैं या तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हुई या किसी के आईपीओ आए, उनके बाद फंड हुआ, तो एटलीस्ट मैं ये बात इस मन से कहना चाहता हूं और एक छोटे से छोटे आदमी को कहना चाहता हूं जिसकी कमाई थोड़ी या ज्यादा है कि अपनी कमाई का 1%, 2%, 5% वो पहले दिन महीने में चैरिटी के लिए निकाले। ओके। और मैं कहता हूं अपनी कमाई में भगवान को पार्टनर बना ले। तो ये मुझे नहीं लगता कि फिर वो चैरिटी, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कैनविन फाउंडेशन, आपके आसपास जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है, कोई हेल्थ पे कर रहा है, कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई पर्यावरण पे कर रहा है, कोई सफाई पे कर रहा है, कोई बुजुर्गों के लिए कर रहा है, किसी भी विषय पे कोई काम कर रहा है जो अच्छे से काम, उसमें आप चैरिटी कीजिए। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, अपने लोगों का समूह बनाइए। समाज में जो बड़े बदलाव यदि अरविंद जी आप देखने को आपको चाहिए, तो सरकार और प्रशासन से नहीं होंगे। ये बात, सरकार के पास अपने बहुत टास्क हैं। जब तक लोग संस्थाएं नहीं बनेंगे, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, मैं आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ, गजब की बात बता रहा हूँ। दो चीजें चलती है, एक इंडिविजुअलिटी, एक इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअलिटी। जब तक इंडिविजुअल चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं आएंगे। एक कोई संस्थागत है, एक व्यक्तिगत है। करेक्ट। तो संस्था भी व्यक्तियों से बनी है, इस व्यक्ति को संस्था बनना पड़ेगा। करेक्ट। और उस संस्था के मिशन में समाज सुधार आना चाहिए। इसलिए जो मैंने जीवन को एक मॉडल के तरीके से देखा, उसमें भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर बात करें। दैट इज द संपूर्ण मी, संपूर्णता, संपूर्ण जीवन, समग्रता, उसमें आता है ये पॉइंट कि हम केवल जोड़ने के लिए नहीं है कि मैं सिर्फ कमा लूं, मैं समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करूं, मैं देश के लिए भी करूं, मेरे धर्म के लिए भी करूं, फैमिली के लिए भी करूं। तो वो मेरी जो प्रोस्पेरिटी पूरे उसमें आ रही है, मेरे घर में पैसे के तौर पे आ रही है, सुख समृद्धि के तौर पे आ रही है, तो वो कंट्रीब्यूट होनी चाहिए। करेक्ट। और होलिस्टिकली होनी चाहिए कि आप केवल एक विषय पे ही नहीं, आप हर विषय पे कंट्रीब्यूट करें। तो वो केवल धन से भी नहीं, आप अपने विचार से कर सकते हो, आप ऊर्जा दे के कर सकते हो। आप कोई व्यक्ति, अरविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उसकी टांग खींचते, हाथ पकड़ो उसका, सही बात, ताली बजाओ, कमेंट करो आप उसके उस पे सोशल मीडिया पे। आपने पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन आपने लाखों लोगों के शुभ विचार और लोगों तक पहुंचाए, एक मीडियम बने आप। तो वो सबसे बड़ा काम है। यदि हम देखते हैं तो आप एक ईंट, सीमेंट और आपकी रेती आती है, उससे आप दीवार भी बना सकते हो, उसी से आप ब्रिज बना सकते हो। करेक्ट। कनेक्ट करने का ब्रिज बना सकते हो। करेक्ट। मटेरियल एक ही है। बहुत बढ़िया। तो आपको ब्रिज बनना है, दीवार नहीं बनना। सही बात। और यदि जीवन को एक लाइन में हम बोल दें कि तुम्हें क्या बनना है, मुझे ब्रिज बनना है, मुझे सेतु बनना है। सही बात। मैंने मेरे जीवन को ऐसे देखा है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मुझे किसी भी विषय की बहुत ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं कहता हूं, कोई कहते तुम्हें किस चीज की जानकारी, मुझे किसी चीज की भी जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन मुझे एक बात की बहुत अच्छी जानकारी कि मैं सेतु बनना आता है, मुझे कनेक्ट करना आता है, मुझे ब्रिज बनना आता है। बढ़िया। और ये जो पॉडकास्ट भी हो रहा है, ये भी उसी का माध्यम है, ये भी एक तरीका वही है जी, कि मैं किसी के विचार किसी तक पहुंचा रहा हूं ब्रिज बन के। मेरे भी विचार नहीं सारे, ये टीम के गैदर्ड विचार हैं सारे। एक और चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। मैं जब इनके हॉस्पिटल गया तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि ये चार्ज कम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ चार्ज कम होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो हॉस्पिटल है वो डिजिटलाइज्ड है। मतलब आप खुद आके एक बार हॉस्पिटल में जब विजिट करेंगे, आप ऐसे आइए, आप कभी एक डर लगता है हमें हॉस्पिटल जाने से, कई लोगों को डर लगता है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे, फोबिया होता है, हॉस्पिटल नहीं।
एक बार विजिट करो यार, बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, जब लोगों को देखते हो ना तो अपना दर्द पहला कम लगने लगता है, दूसरा थोड़ा एहसास बढ़ता है कभी ऐसा दिन आया तो हिम्मत हमारी भी हो जाएगी कदम रखने की, आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस हॉस्पिटल में क्यों आना है, क्योंकि मैंने स्पेशली बोर्ड लगे देखे हैं, ट्रांसपेरेंसी इतनी है, और उन बोर्ड पे टोकन से तो एक नंबर आता है, ऐसे नहीं कि बस वो पर्ची कटी है कब नंबर आएगा पता नहीं, टोकन से नंबर आता है, और बाकायदा इनके जितने ऑपरेशंस हुए हैं, जितनी ओपीडीज हुई हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे स्क्रीन पे विजिबल है। दैट्स अमेजिंग सर, कैसे आइडिया ये आइडिया कैसे है? देखो आइडिया तो एक ही है, आपको लाइफ का भी एक ही आइडिया देता हूँ बस जी, व्हाट बेटर नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। एक ही सूत्र पे काम हम करते हैं। अब अगला बढ़िया क्या होगा, तो डिजिटल तो आज समय की जरूरत है। सही बात है। अब तो धीरे धीरे करके हम अपॉइंटमेंट सिस्टम ला रहे हैं, डिजिटल टोकन सिस्टम आ गया, उसके बाद हम सारी जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो डिजिटलाइज कर रहे हैं हम, डिजिटल मशीनें हैं सारी, धीरे धीरे करके उसको हम रिपोर्ट्स डिजिटलाइज कर रहे हैं कि आपने क्लिक किया आपके फ़ोन पे रिपोर्ट पहुंच गई। आपको बहुत सारी चीज़ें, आज कहीं बैठा बंदा, डॉक्टर कहीं बैठा है, टेक्नीशियन काम कर रहा है, उसको गाइड कर रहे हैं। तो ये तो यदि हम चीज़ों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसी एनर्जी बैंक में, तो बीइंग डिजिटल इज द ओनली सॉल्यूशन। करेक्ट। तो जो अपकमिंग जितनी फैसिलिटी हैं, अब मैं बोलता हूँ कैनविन को हम कैसे देखते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ DES, ओके, डिजिटल, एम्पैथिकल, आपके अंदर वो मर्म होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, और तीसरी चीज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी। तीनों चीजों से इलाज होता है। बढ़िया, करेक्ट। तो आपके अंदर मेडिकल नॉलेज के साथ साथ DES भी होना चाहिए आपके अंदर। बहुत बढ़िया। एक लास्ट अपडेट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर दी, और मैं चाहता हूं कि आप इसको एज अ केस स्टडी आकर हॉस्पिटल में विजिट करो, क्योंकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा, जहाँ वाइब भी अच्छी आती है। एक आजकल AI की बहुत बात चल रही है। आजकल AI ने ट्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया है, वर्कर्स को रिप्लेस करने लगा है, ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं इंडस्ट्री में डॉक्टर्स भी आने लगे। हाँ, तो आप इस पे क्या प्रयास करें? जैसे रोबोटिक आप बात करते हैं, दैट इज आल्सो ए मशीन, AI आल्सो ए मशीन। ट्रू। तो आप प्रिसाइजली आपको एक्सीलेंस मिल रहा है, आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ समवन्स माइंड, और इस पे इतने जबरदस्त आउटकम आने वाले हैं। दैट इज द वेरी कॉमन स्टोरी। मैं तो जिस तरह किसी की रिपोर्ट आती है तो मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट करता हूँ और AI से भी कंसल्ट करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो जो वेरीफाइड हो जाती है हमारी सारी, हम एक सेकंड ओपिनियन AI से लेने लग गए। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कितना बड़ा रिवॉल्यूशन इस मेडिकल फील्ड में आने वाला है, और जितना टेक्नोलॉजिकली आपका इंप्रूवमेंट्स आएंगे उतना ही मैनिपुलेशन कम होंगी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप खुश तो हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ये भी बताएं सिर्फ 1 मिनट में कि आप AI को इंक्लूड करने के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए, जो मैंने डिजिटल की बात करी, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ AI जी। जो भी इक्विपमेंट्स, जो मशीनें, जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, दे आर ऑल AI जनरेटेड या AI से ऑपरेटेड होंगे सारे। तो अभी हमारा इसमें AI समिट लगा, उसमें मेरी टीम वहाँ विजिट करके आई। जितने भी एग्जीबिशंस लगते हैं, मेडिकल एग्जीबिशंस, तो उसमें हमारा एक प्रॉपर अलग से डिपार्टमेंट है जिस पे काम करता है कि व्हाट न्यू नेक्स्ट, व्हाट बेटर नेक्स्ट। तो उसमें हम रेगुलर काम कर रहे हैं। तो व्हाट्स बेटर नेक्स्ट में मैं आपको एक छोटी सी चीज दे दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस गुड़गांव को आप पूरा इंडिया कहते हैं, उस इंडिया का पहला रोबोटिक डॉक्टर हमारे कैनविल में आए? आपने आज मिशन दिया, इसको मैं देखता हूँ, और ये पहला नहीं है। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन थिंग नाउ ए डेज। हाँ, मतलब रोबोटिक डॉक्टर नहीं होगा, बट रोबोटिक सर्जरी होने लग गई। हाँ, वो तो वो फोर्टिस में भी हो रही है, आर्टेमिस में हो रही है। अच्छा, मैं एक बात और बताता हूँ आपको अरविंद भाई, मेरा एक अलग तरह का नजरिया है हर बात को देखे। मैं अलग तरह का इंसान हूँ। मैं ना किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हो सकता है मैं साथ ना हूँ, लेकिन मैं खिलाफ किसी के ना हूँ। ठीक है। वो क्या, एक आया साधु खड़ा चुराहे पे, सबको देता साथ, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर, ऐसा कुछ एक आता है। हाँ। तो अपनी ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से वैर जी। लेकिन क्या है कि जो गलत कर रहा है मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूं।
तो जितने भी हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में, उनके अंदर कोई अच्छी चीज हो रही तो आई एम द प्रमोटर ऑफ दैट। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, और ना मैं किसी के खिलाफ हूं कि तू बिल बना रहा है कर रहा है। मैं तो एक गैप को फिल कर रहा हूं। जो थोड़े कम इनकम वाले लोग हैं उनको एक सहारा चाहिए कि उनको अच्छा इलाज थोड़े पैसे में मिले। तो मैं एक समाज के उस वर्ग के लिए एक छोटा सा जो गैप है उसको फिल करके, अब तो मेरे कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी मिल गई जब सुशीला बहन जी ने बात कही कि तू सारे गांव का ठेका मत ले, तू सारे दुनिया ना सुधार सकता, हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ठीक है ना, तू थोड़ा बहुत जो काम करे वो ठीक ढंग से कर ले। तो वो उसके बाद मुझे और क्लैरिटी आ गई। तो मैं किसी भी चीज पे, कोई विषय कोई भी है, मैं कहता हूं अक्सर कि गंगाराम में आप जाओ वहीं अच्छा होगा, एम्स में जाओ वहां अच्छा होगा। तो आई एम द प्रमोटर ऑफ दोस थिंग्स। किसी ने कोई एआई पहले कोई लिया तो मेरा ब्योत नहीं अभी पैसे खर्च करने का उतना, किसी ने किए हैं तो मैं कहूंगा यार थोड़ा कैनविन का डिस्काउंट दे दो उसको, तो वो 20-25% मुझे डिस्काउंट दे देते हैं। जो मुझे रेफरल आना था कैनविन को, मैंने उनको पास ऑन कर दिया पेशेंट को, करेक्ट, कि यार तू इसका थोड़ा 25% कम में इसका इलाज कर दे। तो आई थिंक कैनविन भी उस पर प्रयास करेगा और मिलके करते हैं। आपको भी अरविंद भाई, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, तो आप जो भी ऐसा लगे कि मेडिकल फील्ड में कुछ एआई में अच्छा आ रहा है, वी विल बी द फर्स्ट वन कि जिसको हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे लागू। वी आर प्रो इन दैट। अब एक आखिरी जो, क्योंकि अब हमेशा आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप इत्मीनान से उत्तर दे रहे हैं, उसका आखिरी सवाल पूछूंगा जो कि चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। वो सवाल ये है गोयल सर कि आप इनिशियली एक बिजनेसमैन थे, ये करके आप नो प्रॉफिट नो लॉस में कैनविल को चला रहे हैं जो एक समाज सेवा है। हम कैसे मान लें कि आने वाले समय में ये समाज सेवा बिजनेस में नहीं बदलेगी? इसके लिए आपका स्टैंड क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब आने वाले समय तो देखो, आपको एक बात और बताता हूँ इसमें मैं जी, तत्व और तंत्र, आपको मैं कुछ शायद यूनिक बातें भी बता रहा हूँ। दो चीजें काम करती हैं, तत्व और तंत्र जी। तत्व है आपकी आइडियोलॉजी जी, और तंत्र है सिस्टम। जैसे अब चाय पी रहे थे हम, तो चाय तो हमारी तत्व है और उसका कप हमारा तंत्र है। तंत्र बदलता रह सकता है, तत्व सेम रहना चाहिए। तो ये तो हमारी आइडियोलॉजी ही है, और ये खुद से प्रॉमिस है कि कैनविन की कमाई का कोई भी हिस्सा, एक पैसा भी मेरे घर पे नहीं आएगा। ओके। और जो आइडियोलॉजी है, जो हमने वहां अच्छे अच्छे शब्दों में लिख रखी है, जो हमारी एचआर पॉलिसी का हिस्सा आता है, सबका सम्मान सबका उत्थान, जो हमने सबका साथ सबका विकास से लिया, जी, वो कमतर पैसे में अधिकतम क्वालिटी का उत्तम इलाज मिले, संवाद अच्छा हो, संतुष्टि ज़्यादा हो, ये इतना अपने आप को हम डेली उठ के कहीं फिल्म लगाई है तो आपने देखा हो हॉस्पिटल में चारों तरफ स्टिकर लगा रखे हमने कि मैं नहीं हो सकता है मुझे जाना पड़ जाए जल्दी, कुछ हो ऐसा, मेरे बच्चों में भी, मेरी स्टाफ में भी, मेरी पूरी टीम में भी वो विचार उसके अंदर घुस जाए कि एटलीस्ट वो हमें किसी भी कॉमर्शियल एंगल से वो काम नहीं करना। okay. हाँ, भगवान की ही कृपा है, वैसे मैं कोई कुछ नहीं कर रहा उसमें। वो भगवान ने जब हमने काम शुरू किया, जब कैनविन शुरू किया, उस दौरान जो काम की स्थिति थी वो धीरे धीरे काम भी बढ़ा, उससे फिर हमारी हौसला भी हुआ कि यार कुछ पैसे वहां से हम यहाँ खर्च करते हैं। तो एटलीस्ट जो तत्व है हमारा वो नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा, और मुझे विश्वास है नहीं बदलेगा। हाँ। कारण भी है कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये महानुभाव, ये महोदय वैसे ही हैं। हाँ। क्योंकि मैं लगभग अब 5 घंटे से 6 घंटे से इनके साथ बैठा हूँ, तो इतना तो मैं समझ ही गया हूँ। हाँ, बट बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, और भगवान करे कि देखो, भगवान भी वैसे जब बात उठ रही थी मैं बताता हूँ, भगवान भी उन्हीं को जिम्मेदारी देता है जो उसको निभाने लायक होते हैं। तो ये उनको निभाने लायक है, इसी वजह से ये इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, और भगवान करे आपका हॉस्पिटल और बड़ा हो जाए। नहीं चाहिए। अब आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे जो कि मुझे लगता है कि बड़ा वाजिब सवाल है। अगर हमारे डीपी गोयल सर को किसी दिन स्वास्थ्य मंत्री बना दिया भारत का, अभी गुड़गांव आपके लिए भारत है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि एक दिन भारत ही आपके लिए भारत हो, और उस दिन आप स्वास्थ्य मंत्री हो, तो 3 ऐसे बड़े बदलाव जो आप करेंगे वो क्या क्या होंगे? देखिए, पीपीपी मॉडल पे, हालांकि मैं स्वास्थ्य मंत्री वाले विषय को
मतलब आपने पूछा तो उसका मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ। हम्म, लेकिन मैं राजनीति से बहुत ज़्यादा वाकिफत प्रत्यक्ष तौर पे नहीं रखता। जी। मैं चाहता हूँ कि मैं 100% समाज के लिए और एक होलिस्टिकली एक भाव के साथ काम करूँ। पॉलिटिक्स अपना एक अलग विषय है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, जो स्वास्थ्य मंत्रियों को क्या करना चाहिए, मैं इस पे अपनी बात रखता हूँ। जब तक हम सारे लोग मिल के काम नहीं करेंगे, समाज में बड़े बदलाव नहीं आ सकते। चाहे वो अवेयरनेस पे काम हो, जी, चाहे आपके प्रिवेंशन पे काम हो या ट्रीटमेंट पे काम हो, तीनों पे काम करना पड़ेगा हमें। अवेयरनेस, प्रिवेंशन और उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट। जी, और ये तीनों काम सरकार नहीं कर सकती। तो ये होगा पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। और जो ऐसा हुआ है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, हार्ट सेंटर उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है, डायलिसिस सेंटर आउटसोर्स कर रखा है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो करना चाहती है। सरकार थोड़ी एक्नॉलेजमेंट दे, थोड़ा उसको थपकी मार दे। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, कैनविन फाउंडेशन जैसी, आप साथ जुड़िए। बढ़िया। तो उसमें आप उनको अथॉरिटी दीजिए, आप एप्रिसिएशन दीजिए, थोड़ा फंड सपोर्ट कीजिए। जितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है हेल्थ में, जो करीबन आई थिंक टोटल बजट का 5.5% के आसपास है, ये 3% में काम हो सकता है। बढ़िया, बात तो सच है एकदम। हाफ पैसे में जब हम एक्नॉलेज संस्थाओं को, अच्छे संस्थाओं को, और इसमें संस्थाओं भी छोड़ दो, बिजनेसमैन को ही गारंटी दीजिए आप। मैं बोलता हूं, आपने जिसको काम दिया, मान लो आपने रोड का टेंडर दिया किसी को, आप क्लोज लगा दीजिए कि आपको 2% पैसा हॉस्पिटल्स के लिए निकालना पड़ेगा, 1% निकालना पड़ेगा, 0.5% निकालना पड़ेगा, और मैंडेटरी कर दीजिए इसको। आप बताइए वो पैसा वहां से आया कि नहीं आया? आ गया। आप जो संस्थाएं काम कर सकती हैं, मैन पावर यूज कर सकती हैं, मैन पावर लगा सकती हैं, जिसके पास फंड नहीं है, फंड आपने उन कंपनियों से लिया, बिजनेसमैन से लिया, काम करने वाले बंदों को आपने काम दिया कि आप काम करिए, सरकार आपको थपकी दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, पैसा दे रही है। आप बताइए कैसे होगा कि नहीं होगा? सरकार को केवल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी है, करेक्ट, कुछ नहीं करना सरकार को। और वो भी रिटायर आईएएस को लगाइए आप, जिन थोड़ी सैलरी में काम करेंगे। जितने भी विभागों से रिटायर्ड आईएएस हुए हैं, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, उनका एक एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, और एडवाइजरी बोर्ड स्टेट वाइज बनाइए, और उसको बताइए जी जो हम ये संस्थाओं को काम दे रहे हैं हॉस्पिटल को सुधारने का, आप इसकी मॉनिटरिंग करिए और इसकी मंथली रिपोर्ट हमारे को पेश करिए। करेक्ट, सही बात। 50% पैसे में जो बजट लग रहा है, और 10 टाइम्स अच्छे आपके सारे हॉस्पिटल चले गए। वही फीडबैक लूप बनाना पड़ेगा अच्छे से, और उस पर काम भी करना पड़ेगा। ऐसे बनाने से काम नहीं चलेगा। बड़े अच्छे विचार हैं इनके, और ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों की ज़रूरत है हमें हमारे सिस्टम में, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये इस मेडिकल माफिया से कभी हम लोग बाहर निकल पाएंगे, और जो अनफॉर्चुनेट है एग्जैक्टली हमारे भारत के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताइएगा। अब हम सारे इत्मीनान के सवाल हमने आपसे पूछे, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड आंसर देने। मतलब मैं चाहता हूँ बस एक ही शब्द या 2 शब्द या 3 शब्दों में आपको उत्तर देना। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड विद वन एंड ओनली गोयल सर। पहला सवाल, एक शब्द में खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? इंसान बन पाऊं। दूसरा सवाल, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? मेरे पिताजी का जल्दी चले जाना। तीसरा सवाल, एक आदत जिसने आपको सफल बनाया? कभी ना हारना। चौथा सवाल, एक डर जिसे आपने हरा दिया? मैं कर नहीं पाऊंगा। बहुत बढ़िया। सुबह उठती सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपको? कभी किसी की बद्दुआ ना लगे। एक फेलियर जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया? कैनविन में जब शुरुआत हुई थी तो ऐसे बहुत सारे ताने सुने थे कि तू नहीं कर सकता। ये तो वैसे सबके साथ होता है शुरू में जब कोई स्टेप उठाता है, और ये सच बात है, यही अंदर से चिंगारी लगाता है। अगला सवाल, ऐसी एक कोई चीज़ जो आप भारत में बदलना चाहते हैं? एक चीज़। हेल्थ सेक्टर। एक एडवाइस जो आप यंगर जनरेशन को अभी देना चाहते हैं? बी ऑनेस्ट टू सेल्फ। एक एडवाइस जो आप अपने आप को देना चाहते हैं? डरना नहीं है, जो कर दिया वो कर दो फटाफट। ओके। अगर एक विश मांगने का मौका आपको मिले तो वो कौन सी विश होगी? कि भगवान मुझे एक सच्ची राह पे रखना, मुझे अभिमान ना आए। विकसित भारत 2047 को एक शब्द में क्या कहेंगे? सर्वांगीण विकास। आपके हिसाब से सबसे पावरफुल लीडर अभी तक आपने किसको देखा है?
मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करता हूँ। आपके हिसाब से एक ऐसा सेक्टर हेल्थ के अलावा जहाँ पर भारत को काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? माल न्यूट्रिशन। हाँ, ये बात सच है, एकदम बहुत सही बात बोली। एक ऐसा फूड जो आपको लगता है कि सुपर फूड है? आंवला। बिल्कुल सच बात है, ये लोग मानते नहीं लेकिन बहुत सच बात है। एक ऐसा फूड आइटम जो लगता है कि ये बहुत ही बेकार है, जिसको तुरंत छोड़ देना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। अगला सवाल, क्या पैसा आपके लिए हैप्पीनेस खरीद सकता है, आपको लगता है? नहीं, पैसे पे हैप्पीनेस कायम नहीं है, लेकिन पैसा बहुत मेजर फैक्टर है। कैनविल में एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहते हैं? कैनविन पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ काम नहीं कर रहा, जो हमारी पहचान होती थी। तो उसमें हम चाहते हैं कि वो एग्रेशन दोबारा आए, हम कुछ नई नई चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अभी हम उसको सस्टेन कर रहे हैं। और कैनविन की कैसी चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सेवा भाव लोगों में, लोग वहाँ के, मैं प्यार करता हूँ लोगों से, मेरे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये ख़त्म हो चुका है रैपिड फायर, मज़ा आया बहुत। अब इस पूरे एपिसोड का आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, हेल्थ सिस्टम पे तो जितनी बात करो उतना कम, और ये एक्सपर्ट है, अगली बार जब मिलेंगे तो फिर से और बात करेंगे। लेकिन आप वाकई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने नहीं मैं एक्चुअली जनरली हम जब पॉडकास्ट लेने आते हैं तो अपना पॉडकास्ट करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लिटरली मैंने 6-7 घंटे बिता लिए और मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद वो भी कम पड़ रहा है। फिर कमेंडेबल काम किया सर आपने, बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये 6-7-8 साल जो आपने बिताया, मुझे लगता है कि आपने एक ध्येय के साथ बिताया है, जिसमें आपके पास एम था। लोगों के पास होता ही नहीं है जल्दी, उनको पता ही नहीं होता सुबह क्यों उठ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आप सुबह क्यों उठ रहे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। पर आपके 8 साल के करियर में आपने 3 ऐसी जो चीज़ें सीखी हैं, जब चाहते हैं कि जो युवा आपको देख रहा है वो भी फॉलो करे, वो क्या क्या होंगी? अरविंद भाई, हम ना छोटे से गांव से बहुत स्ट्रगल करके आगे आए। हमने बिजनेस में भी, जिस काम में हमने काम किया, बहुत एक डिवोटी की तरह काम हमने किया है जी। और एक गांव से आके गुड़गांव आए, फिर पूरे इंडिया में हमने काम किया, 18 शहरों में हम काम करते हैं, बिल्डर्स के साथ काम करते हैं और सारी दुनिया घूमे हम। बाहर विदेशों में भी मैं गया, कैनविन के माध्यम से भी काम किया। जो आपने भी बात कही वो ये है कि एक लाइफ का कोई हमारा मोटिव नहीं होता, और मोटिव केवल ये भी हो ना कि यार मुझे बेटर बनना है, बस आज से कल बेटर, कल से आज बेटर बनना है, और मुझे कुछ देने की सोच से आगे काम करना है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज़ है। और आज मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम आगे नहीं आते। हम काम कितना ही करा लो, बट अकाउंटेबल नहीं, हम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सच। तो बीइंग की पहली बात तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। दूसरी चीज, हम सबको साथ लेके नहीं चल पा रहे। आज हम शादी नहीं कर रहे, हमें बोझ लगने लग गए रिश्ते। तो मैं कहता हूं कि भगवान का नाम और रिश्ते सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उनकी वजह से हो। यदि आपने साइंस में पढ़ा होगा, वी आर सोशल एनिमल। यदि हम सोशल नहीं हैं तो हम सिर्फ एनिमल हैं। ट्रू। और आज हम ना तो सोशल हो रहे हैं, ना हम फैमिली के लिए कमिटेड हो रहे हैं, सही। ना समाज के लिए और ना फैमिली के लिए। तो मैं एक इसको मैंने समग्र जीवन का मॉडल दिया। तो हमें इन 6 पिलर पे काम करना है और प्रतिदिन काम करना है। चाहे बीइंग गुड फॉर सेल्फ, चाहे वो हेल्थ है, मेरी मन बुद्धि है, उसकी शार्पनेस के लिए काम करूं, मेरी हैप्पीनेस के लिए काम करूं। पहले मैं खुद, फिर मेरा परिवार, क्लोज दोस्त और रिश्तेदार दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मेरी आर्थिक स्थिति, किसको मैं रोज अच्छा करूं, उसके लिए स्किल डेवलप करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड बनाऊं, माइंडसेट को अच्छा बनाऊं, उसके लिए मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करूं रोज। 4 चीज, इन सारी चीजों को करके जब मेरे पास पैसा भी है, घर में खुशी भी है, सारी चीज हैं, फिर मैं कंट्रीब्यूशन के लिए आऊं। चाहे वो मेरा समाज है जिसकी वजह से मैं हूं, चाहे मेरा देश है जिसकी वजह से मैं हूं, या मेरा धर्म है जिसको भी आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, मियाँ, गॉड, सब जिसको मानते हैं आप उसके लिए भी काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दैट इज द लाइफ ओनली। ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ है या कुछ आपने बड़ा काम किया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आज कोई लोग समझ ही नहीं रहे।
कोई पैसे वाला है, हेल्थ नहीं है। किसी के पास हेल्थ है तो सोशल नाम नहीं है। किसी के पास नाम है तो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा है तो धर्म मानता ही नहीं, धर्म भी है कुछ। तो आज ये आप 50 लोगों का सर्वे करिए, 49 लोगों की स्थिति ये है कि वो 6 के 6 पिलर पे काम नहीं कर रहे। आप बताइए, आपके बॉडी के कोई भी एक ऑर्गन, मेरे पांव में सिर्फ एक कांटा लगा है, तो क्या मैं चैन से बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकते। तो केवल एक कांटा ही तो है वो, और ऑर्गन सारे फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसमें कोई एक पिलर भी कमजोर हमारा है तो हमने अपना जीवन जिया ही नहीं। सच बात है। और आप छोड़ दीजिए, आपके पास आपने प्रमोट होना है नेक्स्ट क्लास में, तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। आप एक भी फेल हो गए तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकते। तो आपको जीवन मिला है, ये भी एक क्लास है आपकी, आपको इसमें पास होना है। आपको सफलता का टैग चाहिए। सफलता क्या है? मतलब मैंने 10वीं क्लास को पास किया। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पहले 6 के 6 सब्जेक्ट में भाई अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अब केवल पास हो या मेरिट में पास हो, सत्य बचा। तो जिसने मेरिट से पास किया उसने कुछ किया लाइफ में। तो मैं कहता हूं कि आपको जीवन मिला है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसको मेरिट में जीना है, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये मेरी अपनी खुद से कमिटमेंट है। आनंद के साथ जीवन जीना है और आनंद को बांटते हुए उसके विस्तार करते हुए जीना है। क्या बात। तो जीवन मैंने कैसे जिया, औरों को कैसे जीने दिया, मेरे साथ केवल वही जाएगा। जियो और जीने दो। मुझे बड़ा मजा आया। मुझे नहीं पता आप कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर आप पूरे एपिसोड को ध्यान से देखोगे तो सीखने समझने लायक बातें बहुत है। मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने बहुत सी बातें, इसमें ऐसा नहीं कि मैं सवाल लिख रहा था, इन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली उनको मैं लिख रहा था, क्योंकि वो चीज़ें बहुत बार काम आती हैं। क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इंटेलेक्चुअल बातें करने का, इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ बैठने का। और सवाल क्या है, सवाल तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो जवाब मिलते हैं सुलझे हुए, उनमें से बहुत सारे जवाब काम आ जाते हैं ज़िंदगी में। आई होप आपने हमारे गोयल सर की बातों को लिखा होगा। नहीं लिखा तो एपिसोड को फिर से देखो और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने डायरी में नोट डाउन करो। इसमें हेल्थ रिलेटेड बहुत सी बातें थी जो आपको काम आ सकती थी, इसको शेयर करो। और एक और है ना, आप युवा हो, यूथ हो, तो आपको प्रॉब्लम दिख रही हैं, सिर्फ देखना थोड़ी ही है। अगर हम जूझ रहे हैं और आप उसमें कहीं आके मदद कर सकते हैं तो करिए। आप इंडिविजुअली कर सकते हैं तो करिए। छोटा स्टेप उठा सकते हैं, उठाइए। जैसे इन्होंने क्या सोचा, मैं गुड़गांव को भारत समझ के गुड़गांव की तस्वीर को बदलूंगा। एक छोटा स्टेप भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, ये इससे दिखता है। सो गाइज, मुझे कुछ नहीं कहना, नेवर एंडिंग टॉपिक है, फिर से बैठेंगे इसके ऊपर। बट आपको गोयल सर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिखो। इनको हार्ट देना मत भूलना, ही इज रियली इंटेलेक्चुअल पर्सन, है ना। और मैं आपको स्पेशली बोलूँगा, अगर आप गुड़गांव और आसपास के इलाके में रहते हैं और इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो बस सिर्फ एक बार के लिए अपने मन से डर निकालो कि हॉस्पिटल कैसा दिखता होगा, हॉरिबल, ओह माय गॉड, चीखती चिल्लाती आवाज़ें और पता नहीं क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं है, ये धाम है, वो धाम, लिटरली धाम है। और आप जब यहाँ आओगे तो ऐसा महसूस करोगे कि ये वो जगह थी जहाँ मुझे डर का सामना करना चाहिए, पता है, करना चाहिए। आखिरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट पता नहीं कब करेंगे, हम करिए। और अगली बार जब आप मेरी चेयर पे बैठे होंगे तो क्या सवाल गोयल सर से पूछेंगे वो भी लिख दीजिएगा। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अच्छी चीज़ को शेयर करना तो बनता है ना गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, दर्द को समझते रहिए, देखते रहिए और उसे एक्सेप्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।